पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और हमारे संपादक शकील जी गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, और उसी के बारे में मैंने उनसे कुछ बातचीत की। बातचीत शुरू करने से पहले मैं उनको उनका एक परिचय देना चाहता हूँ आपको। आप बहुत समय से देख रहे होंगे जनता का आईना, लेकिन आपने उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होगा, तो एक छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उनके बारे में। शकील जी बहुत एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है, और उनको अशोका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका करियर ह्यूमन राइट्स से शुरू हुआ है। उन्होंने बहुत सारे केस लड़े हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, स्टेट वायलेंस के ख़िलाफ़ लीगल एड में भी बहुत किया है, और बहुत सारे पिटिशन डाले हैं श्री कृष्ण कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। और उन्होंने ह्यूमन राइट्स के अलावा और भी चीज़ों में बहुत काम किया है, जैसे शिक्षा में। उनके जो एरिया में एक जहाँ पे स्कूल नहीं था, तो एक पिटिशन करके स्कूल भी बनवाया है। और परिवर्तन शिक्षण संस्था करके एक संस्था भी चलाते थे, जो बच्चों को ब्रिज स्कूल बन के, जहाँ पे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको स्कूल भेजने के लिए एक कोशिश की थी उन्होंने। उनके फिर जो एक्सपेरिमेंट्स रहे वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की तरफ भी गए, कि जब भी उन्होंने देखा कि समाज में बदलाव लाना है तो पॉलिटिक्स में भी हाथ डालना पड़ेगा, तो उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ा। और ये प्रक्रिया से उन्होंने सीखा कि इलेक्शन जीतने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मीडिया में भी शकील जी ने बहुत सारी चीज़ें की। जनता का आईना जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, उसके पहले एक न्यूज़पेपर भी चलाया था। और बहुत सारे प्रयोग हैं उनके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, और बहुत सफलता भी मिली है बहुत सारी चीज़ों में। अगर आप शकील के बारे में ऑनलाइन अगर आप वेब सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ न्यूज़ उनके बारे में मिलेगा। तो अभी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि एक जो माहौल बना हुआ है देश में, कि एक तरफ की राजनीति ही चल रही है, और जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने सोचा कि ये यात्रा में जुड़ना चाहिए। और उनके विचार और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं हम ये एक छोटे से इंटरव्यू के। तो भी भारत जोड़ो यात्रा पे आते हैं, तो आपने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सबसे पहले कहाँ पे सुना, और कैसे आपको पता चला उसको? दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर मुंबई में आए थे। उन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लिया और वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिक जो 98 इयर्स के हैं उनके सामने उनके साथ ये कार्यक्रम हुआ। और वहाँ पर दिग्विजय सिंह ने एक लेटर लेके आए थे, जो लेटर सोनिया गांधी का था, कांग्रेस अध्यक्ष का। और उन्होंने वहाँ पर ये बात रखी वो लेटर में, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है, वो 7 सितंबर से निकलने वाली है। वो कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जाएगी और करीब ये 150 दिन की यात्रा होगी। और वो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस की नहीं होगी, ये सबको लेकर वो चलने वाले हैं। इसमें कांग्रेस का झंडा या बैनर नहीं रहेगा। और इसमें उन्होंने पूरे जो जन संगठन हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको सबको उन्होंने पब्लिकली इनवाइट किया था। फिर उसके बाद 22 अगस्त को ही एक बड़ा सम्मेलन हुआ दिल्ली में, जहाँ पर देश भर के सभी मतलब बहुत सारे जन संगठन के लोग आए थे। ऐसे लोग आए थे जो समाज के लिए सोचते हैं और कुछ अलग सोचते हैं। लोगों के बीच में राहुल गांधी भी आए थे, दिग्विजय सिंह भी थे, जयराम रमेश भी थे। इन सब के बीच में उन्होंने फिर से वही बातें रखी कि ये हम यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसी यात्रा होगी। फिर उनसे सवाल किया कि ये यात्रा आप क्यों निकाल रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक तो देश को पूरा समझना चाहता हूँ, और जो आज जो नफ़रत का माहौल है उसके बारे में लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। तो कई लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, ये अगर है तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट मत दीजिए, मुझे कंडीशन के साथ दीजिए, मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो मुझे कंडीशन के साथ ही सपोर्ट कीजिए। ऐसा उन्होंने उस मीटिंग में कहा था। तो उस टाइम पे जब भी राहुल गांधी के बारे में टॉपिक आ गया है, तो आप पहले बोले कि दिग्विजय सिंह थे और बाकी लोग थे, तो क्या कांग्रेस के नेता ने यही चीज़ें बताई जो राहुल गांधी ने बताई, कि उन्होंने क्या बताया कि हम क्यों यात्रा कर रहे हैं? मतलब उन्होंने यही बताया ना, ये 2 चीज़ें बताए हैं कि वो तो ये है कि मैं पूरे देश को समझना चाहता हूँ। लेकिन लोगों क्या है, ये राहुल गांधी की खोज के लिए यात्रा बनी थी कि कुछ और भी था इसमें? अभी सबके अपने अपने
इसमें उद्देश्य होंगे, सबके अपने अपने मोटिव होंगे। कांग्रेस उसको अलग तरीके से सोचती होगी एज ए पार्टी या उसके लीडर्स। राहुल गांधी उसको एक अलग तरीके से सोचते होंगे, जो उन दोनों का मिश्रण होगा। हम एक अलग तरीके से, जो भी हम तरह से उस आपके क्या सोचते हैं इसके बारे नहीं, हम तो ये है कि अभी जो सत्ता चल रही है 2014 के बाद, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार इस देश में चल रही है, वो सरकार जो है हमें लगता है कि लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। वो जितने भी लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन हैं, जो कि एक चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, वो सारे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। जैसे कि जुडिशरी को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए लगातार कोशिश हो रही है कि जुडिशरी में ऐसे लोगों को भरा जाए जो एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हों, जो कि सत्ता के साथ रहने वाले हों, जो सत्ता को चैलेंज नहीं करने वाले हों। ऐसे लोग कैसे जुडिशरी में आए और कैसे इस तरह के जजमेंट आए, वो पूरी कोशिश जारी है। फिर आप देखेंगे कि चुनाव आयोग हमारे कैसे कंट्रोल में रहे और वो हमारे हिसाब से काम करे, तो उधर अपॉइंटमेंट वैसे वो काम चालू है। फिर आप देखेंगे कि ईडी और इनकम टैक्स, ये सारे जो हैं उसमें भी काम चालू है। फिर पूरे देश में जो नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, ये देश के लिए ख़तरनाक है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया जा रहा है, तो ये पूरे जो ये जो चरित्र है इस पूरी सत्ता का, और इनकी विचारधारा, मतलब इनकी विचारधारा ये साफ रही है कि वो आरएसएस की विचारधारा की ये सरकार है, जो लोकतंत्र को नहीं मानती है, वो हमारे झंडे को भी नहीं मानती थी। उनका कोई कंट्रीब्यूशन इस देश को बनाने में कुछ नहीं रहा। जो सावरकर जो है, जैसे लोग जिन्होंने गांधी की हत्या में भी उनकी सहभागिता थी, जो प्रूव नहीं हो सकी लेकिन ज़रूर थी, और उसके बाद जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर उनके साथ चलते थे। तो ऐसे जो लोगों के हाथ में ये पूरी सत्ता चली गई है, और ये माहौल जो बिगड़ता जा रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये परिवर्तन आना चाहिए, ये हम चाहते थे। और हम इसलिए जो भी इनिशिएटिव हो, जैसे कि उसके पहले दिल्ली में या हर जगह देश में मास किलिंग करो मुसलमानों का, ऐसे भी आह्वान करते थे, तो उसके आज भी वैसे ही चल रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठती थी। तो ये सब माहौल जो देश में बना हुआ है, जहाँ दलितों की बात नहीं सुनी जाती है, आदिवासियों की बात नहीं सुनी जाती है, माइनॉरिटीज़ की नहीं सुनी जाती है, लोकतंत्र को का खेल बना दिया। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि कोई एमपी एमएलए का कोई महत्व नहीं रह गया है। मोदी के नाम पे जीत के आता है, मोदी जो बोलेगा वो करेंगे। एमपी एमएलए तो कठपुतली है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इस देश में, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ये एक तरह से 2-3 लोगों के हाथ में सत्ता चली गई। उसके बाद आप अडानी का देखेंगे, जिस तरह से वो अमीर बन गया, और कुछ लोग अमीर बन रहे हैं, 10-15% अमीर बन रहे हैं, उनके पास सारे देश के रिसोर्सेज जा रहे हैं, और बाकी लोग गरीबी में, और उनको फ्री अनाज के बूते पर और गर्व से कहा जा रहा है कि इतने लोगों को हमने फ्री अनाज दिया। ये गर्व की बात है या शर्म की बात है, ये भी देखना चाहिए। तो ऐसे माहौल में हमको ये ज़रूरी है कि ये सत्ता परिवर्तन हो, और हमको लोगों से जाकर बातचीत करना और उनको इसके बारे में उनसे सुनना और उनको समझने की ज़रूरत थी। तो इसलिए हम जैसे लोगों ने ये सोचा कि इसमें हमको सपोर्ट करना चाहिए। ये कांग्रेस की भी हो, तभी भी हम अपना इंडिपेंडेंस बनाए रखते हुए, अपनी विचारधारा, अपनी सोच बनाए रखते हुए इसमें भाग लेना चाहते थे। तो इसलिए मैं इसमें भाग लेने के लिए आया। तो जब भी आपने भाग लिया, तभी आपको लग रहा था कि आप कांग्रेस के समर्थन में भाग ले रहे हैं, या आपके मन में तो था कि जो लोकतंत्र के बड़े सवाल है, जो खतरे में है, आप उसके खिलाफ कर रहे हैं? लेकिन आपको ऐसा भी लग रहा था कि कहीं पे कि कांग्रेस का समर्थन हो रहा है, कि आपको इस दोनों चीज़ में कोई अंतर ज़्यादा दिखाई रहा था उस टाइम पे? हमारा हमेशा कांग्रेस से संघर्ष रहा है। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ी हैं। लेकिन विचारधारा के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जो हमें मानना पड़ेगा। मतलब ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है आज़ादी के मूवमेंट से आई है। कांग्रेस ने आज़ादी के मूवमेंट का जो है नेतृत्व किया था।
कांग्रेस वो विचारधारा को मानती है जो जिसने संविधान को जन्म दिया था। अब वो प्रैक्टिकली कितना भूल गई है, क्या हो रहा है वो है। तो इस बेसिक मूल्यों से एक हमारा जुड़ाव है। कांग्रेस इन्हीं मूल्यों को अगर आगे लेके जाती है और बोलती है कि मैं इनके साथ चलूँगी, तो हमारा उनको समर्थन देना जायज़ बनता है। तो जहाँ पर जिन चीज़ों पर वो मैच नहीं करेगी, हम उन चीज़ों पर विरोध हमारा हमेशा करते रहेंगे। पूरे देश में सबसे बड़ी बात तो देश में वो बोल रहे हैं कि हम चल के जाएंगे। मतलब राहुल गांधी बोलता है कि मैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चल के जाऊंगा। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। मैं आज तक मुझे नहीं मालूम कि इतनी लंबी यात्रा कोई आज तक निकली हो, पैदल यात्रा। और फिर वो यात्रा क्या बोल रही है? वो यात्रा बोल रही है कि नफ़रत छोड़ो और भारत जोड़ो। वो यात्रा बोल रही है कि संविधान के मूल्यों को हमको आगे बढ़ाना है। हम वो यात्रा सबको जोड़ने, देश में डिफरेंसेस है उसको जोड़ने की बात कर रही है। वो यात्रा में राहुल गांधी ये बोल रहा है कि मैं लोगों को सुनना और समझना चाहता हूँ। तो फिर हमें नहीं लगता है कि उससे हमारा कुछ विरोध हो सकता है जब वो ऐसा बोल रहा है। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स या पीछे की राजनीति कुछ भी हो, लेकिन सड़क पर उतरकर जब वो बोल रहा है कि नफ़रत छोड़ो और देश को एक साथ मिलकर, अभी तो इतना नफ़रत फैल गई है, फिर भी कभी हमारा प्रधानमंत्री एक कभी भाषण में भी ये कभी उसने आज तक नहीं बोला है कि लोग, आप लोग नफ़रत मत फैलाओ, देश की सभी जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हैं, वो मिलकर रहो। ये आज तक उसने एक बात भी नहीं बोला है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है मुद्दा। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से लगा कि नहीं, ये यात्रा में हमको समर्थन करना चाहिए और आज की ज़रूरत है ये। और हमें भी ये लगता है कि हम भी कितना देश को जानते हैं, हम भी कितना देश को समझते हैं। मीडिया हमें दिखाता है कि लोगों के बीच नफ़रत है, तो हम मान लेते हैं नफ़रत है। लोग हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे को आई टू आई देख नहीं सकते हैं एक दूसरे के सामने। ऐसा है क्या देश में? देश की क्या समस्याएं हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हम जैसे लोगों को। मुझे ये लगता है कि इतने सिविल सोसाइटी या जन आंदोलन के हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं की कि इतनी बड़ी यात्रा करने की। इनसे हम अपेक्षा करते थे कि ये यात्रा करें, तो वो नहीं कर रहे थे। और पॉलिटिशियन से हम ये सोचते थे कि ये तो क्या है, ज़मीन पे उतरने ही नहीं वाले हैं। वो अगर ज़मीन पर उतर रहे तो उनके साथ रहना था। कैसे शुरुआत हुई? तो इसका कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा आपने कि कैसे आप जुड़ गए इसमें कि सभी के लिए ओपन? नहीं, वैसे तो जिस तरह से कांग्रेस ने बोला वो सभी के लिए ओपन था। वैसे कोई फॉर्मल फॉर्म भर के, कई लोगों ने वेबसाइट पे भी फॉर्म भरा, कई अलग अलग तरीके से गए, कई लोग ऐसे ही आ गए। तो एक फॉर्मल जो थे, मतलब 120 यात्री जो डिसाइड किए थे कांग्रेस ने, वो भारत यात्री करके उन्होंने उनको डिसाइड किया था। और उनका उन्होंने सिलेक्शन पूरे देश से कांग्रेस ने किया था। हर राज्य से, हर भाषा के, हर तरह के लोग आए। ऐसा उनका 120 यात्रियों का सिलेक्शन था, वो उन्होंने वेबसाइट पे भी डाला था, सब कुछ किया था। तो उसके अलावा उन्होंने सिविल सोसाइटी को भी आमंत्रित किया था, लोगों को आमंत्रित किया था, और पॉलिटिकल पार्टियों को भी उन्होंने आमंत्रित किया था। तो जो भी उसमें जुड़ना चाहता था वो जुड़ सकता है। ऐसे ही ये एक रखा गया था, क्योंकि ये कांग्रेस ने कहा था कि ये सिर्फ कांग्रेस की ऑर्गेनाइज कर रहा है कांग्रेस, लेकिन ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये सबकी यात्रा है, इसमें सबका वेलकम है। तो यहाँ वहाँ पे आपने कोई ऐसे रजिस्ट्रेशन डेस्क में किसी को बताया कि मैं अभी जुड़ रहा हूँ, कि कोई पब्लिक मीटिंग था जहाँ पे आप जुड़ गए? देखो, यहाँ तो ये है कि इन्होंने कोई भी कांग्रेस ने फॉर्मल रूप से कहीं पे भी मैंने रजिस्ट्रेशन देखा फिर इन्होंने, वैसे वो करना चाहिए था कि कितने यात्री आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कितने दिन चल रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो शायद ये उस तरह की जवाबदारी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने कोई फॉर्मल प्रोसेस किया ही नहीं। तो वहाँ पे जाके आपने क्या माहौल देखा पहले ही दिन जब आप पहुँचे 7 तारीख को? जब मैं नागरकोइल जो है वो जो स्टेशन है वहाँ पर मैं उतरा, और नागरकोइल से मैं बस पकड़ के कन्याकुमारी तक आया, कुछ 20-25 किलोमीटर का रास्ता। पूरे रास्ते में, रास्ते के दोनों तरफ बैनर थे। तो और मुझे पता चला कि यही रूट से वो
कन्याकुमारी से नागरकोइल कल यात्रा चलने वाली है, तो वो पूरा सजा हुआ था, पूरा इस तरह से बनाया गया था, शहर को सजाया गया था। शहर की ट्रैफिक जो है वो सब बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी। तो क्योंकि वहाँ से मैं जब बस से उतरा उसके बाद भी 3 किलोमीटर में चलते हुए ही गया, क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और बहुत सारे जगह से लोग आए हुए बाहर के दिखाई दे रहे थे। और ये भी है कि बहुत सारे कांग्रेस नेता अलग अलग होटलों में रुके हुए थे, जो जहाँ जहाँ जिनको तो मोबिलाइजेशन पूरे देश से हुआ था। और उस दिन पूरे देश के सभी कांग्रेस के प्रमुख नेता वहाँ पर मौजूद थे। राजीव गांधी की हत्या की गई थी वहाँ पर, राहुल गांधी ने वहाँ पर उनको ट्रिब्यूट दिया। और उसके बाद फिर वो विवेकानंद के इसमें गए, वहाँ पर उन्होंने नमन किया। फिर उसके बाद वो गांधी मंडपम में आए, वहाँ पर एक फॉर्मल फंक्शन हुआ। और फिर वो यात्रा दूसरे दिन से, एक्चुअल यात्रा 8 तारीख से शुरू हुई। वहाँ पे पब्लिक मीटिंग भी हुई 7 तारीख को। स्टैलिन जो है मुख्यमंत्री कर्नाटक ये तमिलनाडु के, वो भी उसमें शामिल थे। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें हुई और बहुत कुछ है उस दिन भी। तो ऐसे यात्रा बढ़ती गई। तो जब ये यात्रा शुरू हुई तो लोगों में बहुत उत्साह होगा, लोगों में कुछ डाउट भी था कि जैसे आप बोल रहे हैं कि पूरा शहर सजा हुआ था और सभी बड़े बड़े नेता भी आए थे, लेकिन उस टाइम पे कुछ डाउट था कि ये यात्रा पूरी भी होगी, कि उस टाइम पे पूरा जोश था? उसी टाइम पे आपको लगा कि ये यात्रा तो निकल जाएगी, कि आपको क्या लगा? नहीं, मतलब अभी यात्रा में बहुत सारे सवाल थे। जैसे जैसे अभी देखिए कि 7 तारीख को जब यात्रा थी तो शाम को 4 बजे गांधी मंडपम, मतलब जो समंदर है जहाँ पर हिंद महासागर और अरब सागर का मिलन होता है और 3 सागरों का मिलन होता है, ऐसी जगह पर वो था, विवेकानंद का स्टैचू था। और ऐसी जगह से ये यात्रा शुरू हो रही थी। वहाँ पे गांधी मंडपम करके एक समंदर के पास ही एक जगह है जहाँ पर गांधी की सब तस्वीरें थी और वहाँ पर वो था, वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था। वहाँ से यात्रा की शुरुआत हुई। वहाँ पर वैष्णव जयंती भजन हुआ, फिर तमिल में भी कुछ गीत गाए गए। और वहाँ पर दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री, ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे। और फिर पूरी कांग्रेस के जितने भी नॉन चेहरे होंगे वो सारे थे। उस वक़्त का अगर आप फ़ोटो देखोगे तो बहुत ही राहुल गांधी बैठे हुए थे, बहुत ही मासूम से दिख रहे थे। और वहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और वहाँ पर बैठे थे, भारत यात्री बाहर बैठे हुए थे। तो वो कार्यक्रम जिस तरह से शुरू हुआ और गाना ख़त्म भी नहीं हुआ था, वो भजन, और वेणुगोपाल आए और उन्होंने बोला कि चलो चलो चलो, ऐसे राहुल गांधी को इशारा किया और राहुल गांधी उठे और सब नेता चले गए। तो कुछ ऐसे लगा कि ये कैसे हो रहा है, ये अभी कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ था और ना कोई कंक्लूजन हुआ उसका, और खाली वेणुगोपाल आया और चलो चलो बोला और सब उठ के भाग गए। और वैसे यात्रा शुरू हो गई। और फिर उसके बाद वो बाहर गए, वहाँ पर स्टैलिन भी बैठा हुआ था उस वक्त। तो बाहर गए वो, और बाहर वहाँ पर झंडा स्टैलिन ने राहुल गांधी को दिया और वो राहुल गांधी 300 मीटर चलकर आगे गया और वहाँ पर जनसभा हुई। तो उस वक्त थोड़ा ये लगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ गैप दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है कि ये कैसे होगा। तो बहुत सारे डाउट्स उस वक्त भी मन में आ रहे थे। और ये यात्रा कितने तक आगे, मैं भी जब वहाँ पर गया तो उस वक्त मुझे क्लियरिटी नहीं थी कि मैं ये यात्रा में कितने दिन रहूँगा, कैसे रहूँगा, कहाँ तक रहूँगा, इनसे कैसे मेरा कांग्रेस से समन्वय हो पाएगा, क्या कंडीशंस रहेगी। ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे और मुझे लगता है कि सभी के मन में थे कि ये यात्रा कहाँ तक कैसे पहुँचेगी। और राहुल गांधी ने भी वहाँ पर जो समंदर के किनारे पर जो भाषण दिया, वो उन्होंने बहुत ही ब्रॉडर के जो झंडा है वो सबके लिए है, तिरंगा, और इस तरह से जो उन्होंने भाषण दिया। तो वहाँ जिस तरह का भी कार्यक्रम हुआ, मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कार्यक्रम हुआ। आम जनता वहाँ पर दिखाई नहीं थी। जो पहले जिस दिन कार्यक्रम शुरू हुआ वो सबको लाया गया था, एक पब्लिक मीटिंग ले ली गई और वो कार्यक्रम का 7 सितंबर को वो कर दिया गया। तो उस वक़्त बहुत ही सी क्लियरिटी जो है वो ना तो कांग्रेस के पास थी,
ना हमारे हमारे पास भी जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उसमें ये बोला उसने कि मैं तो खाली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं इस यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो उस वक़्त भी वो चीज़ें इतनी वो नहीं थी। कभी डाउट भी नहीं थी। और हाँ, दाढ़ी भी नहीं थी। और राहुल गांधी ने जो दिल्ली में भी बैठक हुई थी उसमें ये जब उसको पूछा गया कि ये आप कहाँ तक चलोगे, कितना चलोगे, तो उसने बोला जहाँ तक चल पाऊँगा उतना चलूँगा। तो तो ये चीज़ें उस वक़्त का माहौल था। फिर दूसरी दिन 8 तारीख को एक्चुअल यात्रा शुरू हुई। 8 तारीख को सुबह 7 बजे हम एक बहुत बड़े कैंप में गए। हमें बताया गया कि ये कैंप में से यात्रा शुरू हो रही है। तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़ा मैदान में पूरा फेंसिंग किया गया है पत्थरों का, और वहाँ पर कंटेनर खड़े हैं, बहुत सारे कंटेनर। और जो जानकारी है उसके हिसाब से 80 कंटेनर पूरी यात्रा में थे। तो जो ट्रक पे जो कंटेनर माल लेके जाने के लिए आते हैं उन कंटेनर को रहने की व्यवस्था में कन्वर्ट किया गया था, उनको मॉडिफाई किया गया था, और वो कंटेनर थे। तो उसकी भी अपनी एक कहानी है। और फिर उसके बाद वहाँ पर कंटेनर लगे हुए थे। फिर उसके बाद बहुत सारे टेंट थे जहाँ पर खाने का अरेंजमेंट था। और एक कंटेनर ये भी था जो हॉस्पिटल की तरह था। सबका ड्रेस कोड था। जितने भी लीडर थे, जितने भी यात्री थे, सब थे, वो सब सफ़ेद में थे, वाइट पैंट वाइट शर्ट, या महिलाएं भी उस तरह से। और सेवा दल का अलग ग्रुप था। वहाँ पर तिरंगा फहराया गया सुबह 7 बजे के पहले। और फिर उसके बाद यात्रा वहाँ से निकली। सब ने उस दिन पहले 15 किलोमीटर की यात्रा की, और 7 बजे से लेके मेरे ख्याल से 10:30 बजे वो एक दूसरे पॉइंट पर पहुँचे। तो उस दिन का जो अनुभव था तो वो भी जूतों का पता नहीं चल रहा था कि कितना चल पाएंगे। लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सिक्योरिटी का भी कुछ पता नहीं था। सब चीज़ें बाद में डेवलप हुई। मतलब राहुल गांधी की सुरक्षा कैसी होगी, कैसे यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, वो बाद में हुआ। भारत यात्री को यही था कि वो राहुल गांधी के पीछे चलेंगे, आगे सेवा दल के लोग झंडा लेकर चलेंगे, तिरंगा लेकर। वो आप उस वक़्त का वीडियो देखेंगे तो एक भीड़ जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद के वीडियो देखेंगे तो आपको अलग लगेंगे। तो ये यात्रा उन्होंने प्लान की, ये की, लेकिन यात्रा ने अपने आप बहुत सारा सीखा और बहुत सारे परिवर्तन लाए। कुछ परिवर्तन पॉजिटिव भी हुए, कुछ बहुत सारे नेगेटिव भी परिवर्तन हुए, लेकिन ये यात्रा उसमें से आगे बढ़ती गई। तो आपके पहले कि ये यात्रा जो साउथ इंडिया से शुरू हुई है, और आपका भी पहला एक्सपीरियंस रहा साउथ इंडिया से शुरू होने का, तो वो एक्सपीरियंस और पहले कुछ दिनों के आपके क्या एक्सपीरियंस थे? जो पहला हफ्ता था उसके आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे? तमिलनाडु फेस देखेंगे तो तमिलनाडु फेस में सिर्फ हम कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में रहे। कन्याकुमारी जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सुंदर इलाका था। भाषा तो सबकी तमिल थी। फिर आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट दिखाई दिए जो पत्थर पर काम करते हैं। फिर दोनों तरफ बहुत सारे चर्चेस, और बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े चर्चेस दिखाई दिए। दोनों तरफ बहुत सारे जो आप देखेंगे कि केले के वैरायटीज़, मतलब तमिलनाडु और केरला में देखेंगे। कन्याकुमारी है और केरला का कल्चर बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि वो बहुत ही बॉर्डर के और एक दूसरे का। तो दोनों तरफ केले, मतलब 7 वैरायटी के केले, एक नहीं, मतलब वो छोटे केले, छोटे में फिर मिडल साइज़ के केले, बहुत बड़े केले, अलग अलग रंगों के केले। तो केले का तो वैरायटी थी। मैं भी जब भी साउथ इंडिया ज़्यादा अभी घुमा हुआ और पहले नहीं मुझे मालूम था, तो वो एक साफ दिखता है कि साउथ इंडिया में बहुत हरियाली है, पहले तो सफाई है ज़्यादा, हाँ, गरीबी नहीं दिखती है। तो एक अलग भारत का नज़रिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग ही था। और ज़्यादा मतलब अभी जैसे केरल ज़्यादा शहरी इलाका ही लगा। मतलब जितनी भी यात्रा चल रही थी रूट पे, वो पूरा शहर दिखाई दे रहा था। मतलब शहर, मतलब बस्ती दिखाई दे रही थी। और दोनों तरफ दुकानें और ये सब, और लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा था। मतलब तमिलनाडु और केरला, ख़ास करके केरला में
बहुत ज़्यादा लोग सड़क पे उतरे। दूसरी जगह आप देखेंगे ना तो वो चीज़ें अलग बदलती गई, लेकिन जो तमिलनाडु का कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह, केरला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ज़्यादा था। कि केरला में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में से यात्रा गुजरी है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कम्युनिकेशन का विंग था, हर डिस्ट्रिक्ट का ऑर्गेनाइजेशन का विंग उन्होंने बनाया था। हर डिस्ट्रिक्ट मतलब कांग्रेस वाले बोल रहे थे कांग्रेस की लाइफ में हमारे लिए सबसे बड़ा इवेंट है ये। तो वो इतना सुंदर उसको सजाना, सब लोग काम पे लगना, और पूरा वो उसी में कई दिनों से मुझे लगता है तैयारी चल रही थी। तो पूरा इन्वॉल्वमेंट ये यात्रा में चल रहा था। तो एक तो वो कांग्रेस को समर्थन, मतलब कांग्रेस के समर्थक जो हैं केरला में बहुत ज़्यादा हैं, वो आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं, उस विचारधारा को समर्थन करते हैं। दूसरा है कि गांधी फैमिली को समर्थन है, मतलब वो लोगों ने बार बार कहा कि ये राजीव गांधी का लड़का है, उन्होंने नेहरू से उनको जोड़ा। तो वो जो गांधी फैमिली है, तो उसकी वजह से राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। और केरला में खासकर वो केरला से एमपी भी है। केरला में सबसे ज़्यादा सीटें जो है, मतलब 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि अभी आप देखो कि बीजेपी तो है ही नहीं है केरला में। तो हम केरला के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप केरला और इसके पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाहते हैं, या आपकी कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं जो आप बताना चाहते हैं केरला? देखो केरला में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मुझे महिला कांग्रेस लगी वो केरला में ही लगी। केरला में उनकी इंडिपेंडेंट अपनी गाड़ियाँ चल रही थी जिसमें महिला कांग्रेस लगा हुआ था। जो बड़े कटआउट उन्होंने, जो कमर्शियल कटआउट उन्होंने पूरे केरला कांग्रेस के लगाए हुए थे। और केरला कांग्रेस की टीम अलग से पूरी महिलाओं की टीम यात्रा के साथ, पूरे यात्रा के साथ चल रही थी। तो पूरे देश में ये लगा कि कांग्रेस में जो है महिला कांग्रेस सबसे स्ट्रांग केरला में है। दूसरे राज्यों में मुझे दिखाई नहीं दिया, थोड़ा सा महाराष्ट्र में और थोड़ा राजस्थान में। तो ये एक है। लेकिन अगर यात्रा में देखेंगे जो रिस्पांस है, तो आपको सबसे ज़्यादा रिस्पांस महिलाओं में वाइब्रेशन मुझे दिखाई दिया। उनके अगर रास्ते में दोनों तरफ जो ऑर्गेनिक खड़े थे महिलाएं, और वो जिस तरह से रिस्पांस देते थे गांधी फैमिली के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, जिस तरह से उनमें उत्साह था कि राहुल गांधी से मिलना और ये सब, तो वो एक देखा कि एक महिला जो फैक्टर है वो कांग्रेस को उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये यात्रा पूरा हाईवे पे चल रही थी, मतलब देश के एकदम सेंटर में हाईवे पे ऊपर की तरफ जा रही थी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये यात्रा की वजह से पूरा हाईवे बंद था। लोगों को बहुत तकलीफ़ें हो रही थी, ट्रैफिक पूरा जाम, पूरी यात्रा में पूरा जाम करके रख दिया जाता था। वो पूरा रोड बंद रहता था। और यहाँ पर ख़ास करके केरला में, तो केरला में मुझे पता चला कि एक पिटीशन डाला गया हाई कोर्ट में कि इनकी यात्रा को डिसिप्लिन करने के लिए बोला जाए, क्योंकि ये यात्रा की वजह से यहाँ के आम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की कि जो भी लोग ट्रैफिक में जाम होते थे तो वो वहाँ पर खड़े रहते थे घंटों। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनमें से सभी ने ऑलमोस्ट कहा कि हाँ, ट्रैफिक जैम की वजह से हमको कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी से हमको मिलना है, हम उसको देखना चाहते हैं। तो वो भी घंटों खड़े रहते थे। और वहाँ पिटीशन भी हाई कोर्ट ने उनकी खारिज कर दी। और फिर उसके बाद ये भी एक मुद्दा आया था कि केरला के रास्तों पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, और एम्बुलेंस जाती रहती थी। तो यात्रा में बीच में हर 10-15 मिनट में एक एम्बुलेंस यात्रा को चीर कर हुए जाती थी। तो राहुल गांधी ने मतलब एक पब्लिक मीटिंग में भी कही कि मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूँ कि इस पूरे जो सड़क है जिस तरह से बनाई गई है उस पर कुछ अध्ययन होना चाहिए, चाहे हमने बनाई हो या आपकी सरकार ने बनाई हो, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ लोग बहुत मर रहे हैं। तो वो भी एक चीज़ दिखाई दी। मतलब जो LDF है, कांग्रेस का जो अलायंस है, उसके जितने भी विंग थे सब
रास्ते पर उनके कार्यकर्ता उनके झंडे उनके पार्टी के झंडे लेकर इस यात्रा को वेलकम करते थे। तो ऐसा फिर कई कई एक न्यूज़पेपर वाले के पास गया, मैंने बोला कि राहुल गांधी आ रहा है। तो जैसे ही मैंने उससे चर्चा की, उसको हिंदी भी नहीं आती थी, मुझे मलयालम नहीं आती है, लेकिन उसको समझ गया कि ये भारत जोड़ो यात्रा से आया। उसने मुझे बिठाया, फिर उसने बड़ा बैनर निकाल के बताया कि कैसे वो कोई लेफ्ट का कोई एक छोटा सा घड़ा है, उसमें वो है, और लेकिन वो राहुल गांधी का पूरा समर्थन करने के लिए उन्होंने बैनर वगैरह सब बना के रखा है। और वो ऐसे हो रहा है, लीडर्स लीडर राहुल गांधी, हाँ, लीडर्स लीडर राहुल गांधी, और फिर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। तो ऐसे वहाँ पर, और ये यात्रा शुरू होने के पहले कोई प्राइम मिनिस्टर करके राहुल गांधी को सोचता भी नहीं था, लेकिन केरला में कहीं पे भी जाते थे वो बात शुरुआत हुई कि हाँ, राहुल गांधी को हम प्राइम मिनिस्टर की तरह देते हैं। और जब यात्रा समाप्त हुई तो ये चर्चा भी होने लगी कि वो प्राइम मिनिस्टर का भी कैंडिडेट हो सकता है। तो जैसे बीजेपी गुजरात मॉडल के बारे में बात करते हैं, शायद कांग्रेस को केरला मॉडल के बारे में बात करना चाहिए कि शायद बदलाव देश में आए तो केरला शायद। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो केरला से आगे बढ़ते हैं अभी, और केरला से यात्रा जाती है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में आपने क्या देखा? और आप? मैं कर्नाटक में नहीं था यात्रा में, मैं केरला में मतलब 15 दिन तक था। उसके बाद मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मतलब मैं ये ईमानदारी से कहूँ कि मैं मजबूर हो गया यात्रा छोड़कर जाने के लिए। क्योंकि एक तरफ तो यात्रा चल रही थी, हम रोज़ 25 किलोमीटर चलते थे, लेकिन ना हमारे रहने की व्यवस्था थी, ना हमारे ठीक से खाने की व्यवस्था थी, ना कोई मान्यता भी नहीं थी कि रोज़ वहाँ पर कैंप के बाहर खड़े होना पड़ता था कि कैंप के अंदर लेंगे नहीं लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्टी आ रही थी, और जिस तरह से रोल जो सिविल सोसाइटी के नाम पे वहाँ पर लोग थे, उन्होंने भी बहुत ख़राब रोल प्ले किया। तो एक तरह से मजबूर होना पड़ा मुझे मुंबई वापस आने के लिए। लेकिन फिर से बाद में मैंने वापस से अपने आप को वो किया, और फिर मैं वापस यात्रा मैंने तेलंगाना में ज्वाइन की। तो यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, आप तेलंगाना में आपने ज्वाइन किया यात्रा, तो तेलंगाना में आपको कुछ अलग लगा कि आपको तेलंगाना के कुछ इम्पोर्टेंट आपके एक्सपीरियंसेस है या यादें हैं वो आप शेयर करना चाहते हैं? तेलंगाना में हम लोग वापस से गए तो कबीर भी मेरे साथ था, जो मेरा लड़का है 16 साल का। यात्रा का 2 तरह से यात्रा का होता था, 2 फेजेस में यात्रा होती थी। सुबह 6 बजे यात्रा निकलती थी, और 9:30 बजे तक करीब 12 से 15 किलोमीटर यात्रा चलती थी, और शाम को 4 बजे से लेके 6-6:30 बजे तक करीब 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर यात्रा चलती थी। तो रोज़ का ये शेड्यूल था। एक बैंड टीम थी जो पूरा बैंड बजाते हुए राहुल गांधी के आगे चलती रहती थी, उसमें भी 8-10 लोग थे बैंड में, ज़्यादा ही थे। और मुझे तो लगता है कि पूरा उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि जो इतनी लंबी यात्रा में एक ही बैंड टीम पूरी यात्रा उन्होंने शुरू से आखिर तक वो बैंड बजाते हुए चले। तो जितना हम लोग चले या जितना राहुल गांधी चला, पूरा यात्रा में वो चलते रहे। तो वो एक बड़ा बैंड कहाँ का था आपका? केरला का था। केरला का? हाँ हाँ, और वो बैंड टीम पूरी चलती रही। दूसरा है कि बहुत सारी झांकियाँ बनाई गई थी। अभी जैसे यहाँ पर तेलंगाना में अलग अलग झांकियाँ उन्होंने बनाई थी। तो गाड़ी पे 3 ऐसे गाड़ियाँ बनाई गई थी, तो तीनों में औरतें या लड़कियाँ जो है अलग अलग उनका कल्चरल डांस जो है वो प्रेजेंट करती थी। तो वो यात्रा के साथ वो गाड़ियाँ चलती रहती थी, जहाँ पर भी यात्रा रुकती थी वो कल्चरल प्रोग्राम चालू रहता था। तो वो कल्चरल टीम काम करती रहती थी। फिर हर एक यात्रा में आप देखेंगे कि यात्रा में पूरा मतलब कई एम्बुलेंस होते थे, फायर ब्रिगेड होते थे। पूरे यात्रा में पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ होती थी, बहुत सारा तामझाम आप देख सकते हैं कि पूरी यात्रा में रहता था। फिर अभी मैंने जैसे बताया था कि यात्रा में राहुल की सिक्योरिटी का बहुत सा चेंज आता गया। जैसे अभी
इन्होंने आगे मतलब केरला में ही इन्होंने धीरे धीरे ये किया कि रस्सी का इस्तेमाल करने लग गए। तो अब पूरा राहुल गांधी को घेरा हुआ करीब 200-300 मीटर का एक पूरा रस्सी का सर्कल बनाया जाता था, जो सर्कल पूरे यात्रा को घेर के रखता था। तो पुलिस वाले वो पूरी रस्सी को बांध के रखते थे, मतलब रस्सी को पूरे पकड़ के चलते थे, और उसमें वो रस्सी के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड लोग जाते थे, और वो यात्रा चलती रहती थी, और लोग आसपास जो है दोनों तरफ लोग खड़े रहते थे, और राहुल राहुल ऐसे चिल्लाते थे, और फिर राहुल गांधी हाथ दिखाते हुए वो चलते रहना। और फिर ये सिस्टम बन गया था कि इनकी टीम, जो राहुल गांधी की टीम है, अभी किसको मिलाना है वो पूरा तय होता था कि अभी वो चल रहा है तो चलते चलते किससे बात करेगा। तो वो पहले से डिसाइड होता था, और एक पॉइंट पे, सर्टन पॉइंट पे वो व्यक्ति खड़ा रहता था, और फिर वहाँ से उसको वो रास्ते के अंदर जाने की इजाज़त देते थे। वो फिर कुछ 1-2 किलोमीटर चलता था राहुल के साथ, तो वो फिर उसके बाद चले जाता था। फिर कई चीज़ें ऐसे होती थी कि पहले से तय थी कि कोई फुटबॉल टीम है महिलाओं की, वो उनको अंदर लेके जाते थे, और फिर वो फ़ोटो वगैरह निकाला जाता था। फिर वो महिलाओं से बात कर रहे हैं, बूढ़ों से बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे इवेंट वो यात्रा के बीच में चलते रहते थे। चना आपका रहने का कैसा था? जो रहने के लिए कैसी सुविधा होती थी? अलग अलग आप बताया कि स्कूल में कभी रहते थे, तो एक था जो भारत यात्री, मैंने जैसे बताया कि वो कंटेनर में रहते थे। फिर बहुत सारे कांग्रेस के बड़े लीडर भी कंटेनर में रहते थे, या फिर वो अलग अलग होटलों में उन्होंने अपनी व्यवस्था की थी, या ये सब चीज़ें थी। लेकिन उसके अलावा भी देश भर के बहुत सारे, मतलब, और फिर तीसरे तरह के यात्री होते थे जो लोकल स्टेट के यात्री होते थे। कई जगह पर स्टेट के यात्री भी चलते थे, तो स्टेट के यात्रियों की अलग व्यवस्था करनी पड़ती थी। फिर डिस्ट्रिक्ट के यात्री भी अलग से होते थे। फिर उसके बाद हम जैसे यात्री जो इंटर स्टेट भी बोलते थे, कि जो ऐसे ही चल रहे हैं, ना कोई कैटेगरी में नहीं बैठ रहे हैं, मतलब वो न कोई एक राज्य के हैं, ना भारत यात्री हैं, ना वो सिविल सोसाइटी में भी नहीं है, तो सिविल सोसाइटी अपना अलग चलते थे। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी होते थे। लेकिन जो जवाबदारी जो कांग्रेस ने मुझे जो लिखा कि वो भारत यात्रियों तक ही सीमित था, तो भारत यात्रियों के लिए कंटेनर थे, भारत यात्रियों का अपना कैंप बनता था, भारत यात्रियों का अपना खाने का अरेंजमेंट होता था। उसके बाद फिर स्टेट यात्री होंगे तो स्टेट अपनी व्यवस्था उनकी करता था कि वो उनका खाने का अरेंजमेंट होता था। फिर तीसरा है कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ता अपने लोगों को लाते थे, तो उनको खाने के लिए वो अलग पंडाल बना दिया जाता था, वो अलग होते थे। फिर हमारे जैसे इंटर स्टेट यात्री जो है, उनको कभी स्टेट के इसमें अलाउ कर देते थे, कभी नेशनल के इसमें खाने के लिए अलाउ कर देते थे, या फिर वो कभी इनके साथ जो तीसरा चौथा कैंप होता था उसमें वो रहते थे डिस्ट्रिक्ट यात्रियों के साथ। तो ऐसे अलग अलग जगह पर जैसे ही स्टेट चेंज होता था, तो हमको वहाँ पर लड़ाई करना पड़ता था, या आप हमको स्टेट के इसमें तो रहने के लिए दो। फिर वो लड़ाई झगड़ा कई हर जगह पर हुआ है कि कई बार वहाँ पर सिक्योरिटी बिठा दी जाती थी स्टेट, वैसे ही रहने का किधर, हम कहाँ रहेंगे। तो शुरू में स्टेट वालों को मालूम नहीं हो, स्टेट वाले बोलते थे, जैसे मैं पंजाब का उदाहरण दूँ, हम लोग जैसे ही पंजाब पहुँचे तो मुझे ऐसे फील था कि पंजाब अच्छा स्टेट है, और पंजाब के लोगों ने अच्छे से हमारी व्यवस्था की होगी। तो हम जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने बोला क्या, तो 2 कैंप लगे हुए थे, एक तो नेशनल यात्रियों के कैंप पर था, एक स्टेट यात्रियों का कैंप था। तो हमने बोला कि हाँ, हमको जाना है अंदर। तो उन्होंने बोला आप कहाँ से आए हैं? मैंने बोला मुंबई से आए हैं, इधर से आए हैं। तो बहुत सारे यात्री थे इंटर स्टेट के, तो वो बोले कि ये तो स्टेट के लिए यहाँ पर से पंजाब के लोग रहेंगे, आप पीछे जो नेशनल है उसमें जाकर देखिए। हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर पुलिस वालों ने बोला कि सिर्फ भारत यात्री करके जिसके पास है उनको ही अंदर जाने दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा।
तो हम लोग बोले हम तो यहाँ के ना तो पंजाब के हैं, ना हम तो मुंबई से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, तो आप हमको जाने दो। तो उन्होंने हमको बोल दिया, देखो हमारे पास 7 टाइप के लोगों की लिस्ट दी गई है, उसमें से ये लिस्ट आप देखिए, आपका नाम होगा, इंटरस्टेट करके आपका नाम होगा, हम आपको छोड़ते हैं। तो वहाँ पर वीआईपी की अलग लिस्ट थी, वहाँ पर भारत यात्रियों की अलग लिस्ट थी, राहुल गांधी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की अलग लिस्ट थी, ये थी। तो लेकिन इंटरस्टेट करके या हमारे कोई लिस्ट नहीं थी। तो पूरी यात्रा में कहीं पर भी हमको उन्होंने यात्री करके कंसिडर किया ही नहीं। तो वहाँ पर पंजाब में फिर उसके बाद वो कम से कम 3 घंटा चलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो जिनके पास इंटरस्टेट का पास है वो स्टेट के कैप में जा सकते हैं। तो जो हरियाणा से, मतलब पहले राज्यों से आए थे, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली, जिनको इंटरस्टेट का भी पास नहीं मिला था, वो तो वहाँ से यहाँ एंट्री आ गई। फिर उन्होंने 3 घंटा वहाँ पर धरना दिया। फिर उसके बाद उनको भी बोला ठीक है, आपको भी हम स्टेट के इसमें दे देंगे। जो भारत यात्रियों के लिए था वो खाना एकदम अलग था, स्टेट यात्रियों के लिए एकदम अलग था। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट के यात्री थे उनके लिए अलग था। तो खाने का क्वालिटी एकदम अलग अलग। और मैंने लिख के बाकायदा बोला कि ये पंजाब तो गुरु नानक की धरती है और गुरु नानक ने लंगर की व्यवस्था की थी, और उन्होंने कहा था कि कोई छोटा या बड़ा या कोई ऊंचा या नीचा, कोई कुछ नहीं होगा, सभी लोग एक ही कतार में बैठकर, एक ही पंक्ति में बैठकर एक सा खाना खाएंगे। तो कैंप रहने का अलग अलग करो, लेकिन खाने के लिए एक तरह से एक सबको एक जगह पर लंगर तो दो आप। तो बोले कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें बोला गया है कि आपको इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, इसलिए पंजाब को उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ रहा है। फिर स्टेट यात्रियों को अलग ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद अलग जहाँ से यात्रा जा रही है उसके आसपास के जो भी नज़दीक के जो भी इलाके होते हैं, वहाँ के लोकल लीडर उनको लेके आते थे कि राहुल गांधी आ रहा है तो हमको यात्रा में प्रेजेंस दिखाना है करके लेके आते थे उनको। लेकिन उनको खाने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं, तो वो मतलब खेतों में ही कहीं पे भी किसी को बोल देते थे कि खाना बना दो, और वो खाते थे। तो आप देखिए कि वो कार्यकर्ता जो एकदम अंतिम था कांग्रेस का, उसको बहुत ही अलग तरह का खाना, फिर स्टेट वाले को अलग तरह का खाना, इनको अलग तरह का खाना। तो ऐसा पूरा ये तो सिस्टम कांग्रेस वालों को तो दिखता होगा हाँ कि इतनी यहाँ पे बराबरी के खिलाफ ये हो रहा है और ये समानता नहीं रखते हैं, और ये कांग्रेस वालों को नहीं दिखता था। ये बार बार बोला गया ना, कांग्रेस वालों को बार बार दिखता था, लेकिन इन्होंने क्या किया है मालूम नहीं, या इनकी सोच इसी तरह की। इसलिए मेरे दिमाग में ये भी बात आई कि कल ये सत्ता में आएंगे, तो सत्ता में आएंगे तो ये कुछ लोगों के लिए सारी सुविधा करेंगे और दूसरे लोगों को ग्रांटेड रख लेंगे कि तो ये तो ऐसे ही क्लास है, इनको तो मतलब जो छोटे से लीडर ने अपने गांव के लोगों को एक्चुअल यात्रा में लेके आया है, लोगों को, उनको कुछ भी खिलाकर उनको रफा दफा कर सकते हैं, उनके लिए अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मानसिकता पूरी जो है वो उभर के आई इस पूरी यात्रा में। क्योंकि जो राजनीति है वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए बनी है, ना लोगों के लिए बनी है। बिल्कुल। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कितना खर्चा किया। अभी राजस्थान में इन्होंने कहाँ से कैटर्स आया था, कैंप 1 में खाना खिलाने के लिए कैटर्स मुंबई का, मिनी पंजाब का जो सबसे बड़ा कैटर्स है मुंबई का, उसको वहाँ पर बुलाया था कई जगह पर। तो वो खाना सर्व करता था, और वहाँ पर 50 तरह के वैरायटीज़। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ख़राब खाना देते थे, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन था वो एकदम सामने से दिखाई देता था। फिर लेकिन ये राहुल गांधी को भी तो दिखाई देता होगा, मतलब राहुल गांधी भी वही है जो बाकी कांग्रेस के नेता है। राहुल गांधी कुछ देखता कहाँ था, वो देखे तो दिखाई दे उसको। वो अब आज तक आप ये सवाल करो कि आज तक जो यात्री, इंटरस्टेट यात्री चल रहे हैं, उनके साथ उसने कभी एक मीटिंग रखी क्या?
आप उनसे ये पूछिए कि जो स्टेट यात्री चलते थे, जैसे राजस्थान में 18 दिन तक यात्रा चली, कम से कम 2000 राजस्थान के यात्री पूरे चलते रहे। उसने उन 2000 लोगों के साथ उसके कार्यकर्ता, मैं तो बाहर का आदमी था, उसके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो स्टेट यात्री के तरह 18 दिन तक चले, उनके साथ उसने एक मीटिंग रखी क्या? कहीं कोई स्टेट के यात्रियों के साथ मीटिंग रखी क्या? उसने कहीं पे भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर आम लोगों के साथ मीटिंग रखी क्या? जो भी मीटिंग होती थी वो पूरी शेड्यूल्ड होती थी कि इसको मिलाना है, इसको नहीं मिलाना है, इससे मिलना है, नहीं मिलना है। अगर कोई युवाओं का भी अगर कोई प्रतिनिधिमंडल मिलेगा तो वो प्रतिनिधिमंडल स्कैन होकर ही मिल सकता था, या जो भी है उस तरह से इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव था ही नहीं। मतलब राहुल गांधी सिर्फ उस दरबार जैसा था वो, उनका उनका दरबार चलता था और आम आदमी बाहर ही रहते हैं, खाली राहुल गांधी अपने उसमें चलते हैं बस। 50 तरीके के खाना खाते हैं, जो उनके वो जो राजाओं के लिए जो खाना बनता है वो वैसे ही व्यवस्था थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, राहुल गांधी ने पूरी यात्रा में कहाँ पर इनिशिएटिव लिया लोगों से, आम लोगों से इंटरेक्शन करने? पहले उसने कहीं पर भी ये इनिशिएटिव लिया कि मेरे साथ चलो, भारत यात्री तो छोड़ दो, उनसे मैं मिल रहा हूँ, उसके साथ मेरे साथ जितने लोग चल रहे हैं, कि कहाँ से लोग चल रहे हैं, और उनसे मैं एक बार संवाद तो करूं, उसकी कोई व्यवस्था की। जो स्टेट यात्री हैं वो पूरे राज्य में मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनसे मिलने का एक व्यवस्था कराए। देखो, एक है कि वहाँ के लोकल लीडर ने किसी कार्यकर्ता को अपना इन्फ्लुएंस लगा के मिला देना, ये एक अलग बात है। और आप उस यात्रा का भाग करके आप अपना भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो आपकी भी जगह है, तो आपके साथ यात्रा को मिलना चाहिए, इसकी अहमियत है। ये देखकर कहीं भी किसी से मिला है? पब्लिक मीटिंग में तो एक बैठक तो बैठक थी कि नहीं, बैठक की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं पे भी बैठक नहीं लगी ऐसी कुछ भी? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वही थी? प्रेस नहीं, बैठकें होती थी। जैसे देखिए, जब भी यात्रा 10 बजे तक या 9:30 10 बजे तक ख़त्म होती थी, तो फिर शाम को वो 4 बजे चालू होती थी। तो उसके बीच के समय में जो फिक्स थे, मतलब ऐसे नहीं, उसका, हाँ, हाँ, उसका प्लान था, उसका शेड्यूल प्लान्ड। आपकी प्लानिंग में और कोई दिखाई नहीं देता था जो अनप्लान्ड हो। तो ये पूरी जो अब टीम जो थी कांग्रेस की, वही डिसाइड करती थी कि कौन राहुल गांधी को मिले और कौन ना मिले? हाँ, और उनका क्या क्राइटेरिया होता था आपके हिसाब से? ये पूरी यात्रा में उनका मतलब एक ट्रेन पर कैमरा लगा रहता था। हर यात्रा में वो चल रहा है तो उसका पूरा लाइव होता था। तो वहाँ पर वो स्पेस पे रस्सी के बीच में राहुल गांधी चल रहा है, तो वहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए वहाँ अलग अलग चीज़ें होती रहती थी ना, कि कभी लड़कियाँ आके मिल रही है, कोई महिला आके मिली, कोई हीरोइन आके मिली, कोई सोशल वर्कर आके मिला, कोई फुटबॉल टीम आकर मिली, कोई कल्चरल टीम आकर मिली, कोई बंजारे आके मिले। वो उनकी नीड थी, उसके लिए वो पूरा फिक्स होकर उस तरह से होता था। उनकी टीम को सारी वैरायटीज़ चाहिए थी जो मीडिया को कन्वे करने के लिए पूरी दुनिया को, वो सारी चीज़ें का अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरह से किया जाता था। तुम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी का कैसे पूरा शेड्यूल प्लान होता है और कैसे बहुत ही डिफिकल्ट होता है राहुल गांधी को मिलना। तो आपकी मुलाकात हुई राहुल गांधी से? देखिए, पूरी यात्रा में मेरी तो राहुल गांधी से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। एक तो है कि राहुल गांधी से मिलना मतलब अलग अलग लोग, मतलब बहुत लोग तड़पते थे राहुल गांधी से मिलने के लिए। कई लोग तो मतलब ऐसा भी हुआ है कि 15-15 20-20 दिन वो रस्सी के घेरे के बाजू में वो चलते रहते थे और राहुल गांधी चिल्लाते रहते थे कि ताकि राहुल गांधी से एक बार मिल पाए। कई लोगों को क्या है कि रोज़ देखते हुए राहुल कभी उसको ऐसे अंदर बुला लेता था, तो कभी मुलाकात ऐसे फ्लूक में हो गई तो हो गई, नहीं तो बहुत लोगों ने बहुत ही हताशा के साथ लोग गए कि राहुल गांधी से हमको मिलना नहीं हुआ। तो अभी मेरे लिए ये था कि मैं रस्सी के बाजू में रोज़ जाकर चिल्लाता रहूं, भागता रहूं, और कुछ ना कुछ बहुत सारे लोग अलग अलग
तमाशे भी करते थे। कई लोग जो हैं मतलब यात्रा चलती रहती थी तो राहुल के आके यात्रा में जाके खड़े होके झंडा हिलाना, चिल्लाना, ये करना, कुछ ना तो कुछ ये करके उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तमाशे भी करते थे और कुछ लोग जेन्युइन भी करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिशें होती रहती थी कि कहीं राहुल गांधी की नज़रों में आ गए और उन्होंने अंदर बुला लिया, तो वो एक रास्ता होता था। वो रास्ता एक आम इंसान नहीं कर सकता। मैं यात्रा में था, तो यात्रा में एक तो मैं राहुल गांधी के लिए यात्रा में नहीं था, ठीक है, मैं यात्रा के मकसद के लिए था। तो राहुल गांधी से मैं मिलूँ या नहीं मिलूँ वो नहीं है, ये एक है कि ये एक पूरा अभियान चल रहा है नफ़रत ख़त्म करने के लिए, उस अभियान का मेरे को हिस्सा बनना था, मैं उस यात्रा में था, तो ये पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ देखें तो राहुल गांधी के लिए भी तो बहुत डिफिकल्ट है ना, कि जो आप बोले 2000 लोग साथ में चल रहे, 3000 4000, तो उनके पर्सपेक्टिव से भी तो डिफिकल्ट होगा कि कैसे लोगों को मिला जाए। वो भी ठीक है। अगर आप राहुल गांधी को मिलते तो आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं पहले सवाल का ही आपको जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो इस तरह से बोलकर ख़त्म कर दिया जाता है कि उसके लिए संभव नहीं था। मैं बोलता हूँ कि उसने कोशिश ही नहीं की कि आम लोगों से मिल सके, क्योंकि जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जो है लोगों को मिलने और देश को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे नहीं लगता है मैं ये कि जो लोग ये जिस तरह से वो लोगों को मतलब पहले से प्री डिसाइडेड लोगों को मिलता था, अलग अलग यूथ लोगों को मिलता था या अलग अलग लोगों को मिलता था, तो वो अगर उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में बैठ के भी वो लोगों को बुलाकर वो मिल सकता था, उसमें नया क्या था? तो यात्रा में इतने लोग आए थे और आपके साथ चल रहे थे, आपने कोई कोशिश नहीं की कि उनके साथ बात भी करें। उनकी तरफ से शायद उन्होंने की होगी, और कुछ लोगों को मिले भी, जो जो आप बता रहे हैं वो प्लान थे लोग, और बहुत लोगों को नहीं भी मिल पाए। लेकिन ये बात भी सही है कि उन्होंने स्क्रिप्ट से बाहर जाके कुछ किया नहीं, जो शायद कर सकते थे स्क्रिप्ट से बाहर जाके। तो आप देखिए कि उनकी यात्रा में आपको ये डिफेक्ट नहीं लगता है कि अभी जैसे अगर आप देखेंगे कि डांडी यात्रा थी, तो डांडी यात्रा हर जगह पर जो रुकती थी वो गांव के अंदर रुकती थी। गांव के अंदर वो डिसाइड पहले से ही था कि यात्री जो है बहुत ही साधारण तरीके से रहेंगे, गांव वालों ने जो खाना दिया है वो भी साधारण खाना खाएंगे और उनके साथ रहकर उनके जीवन के साथ एक साथ होकर उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो इसको आंदोलन का स्वरूप कभी लेता ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि जो जो बात आपने रखी कि एक समानता की बात है, वो तो बहुत ही होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई सवाल भी नहीं है। जो दूसरी बात है कि क्या राहुल गांधी को सभी को मिलना चाहिए, ये सवाल है, और जितने लोगों को मिल सके वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अभी जो शायद इसका एक ये भी हम आउटकम ले सकते हैं कि शायद राहुल गांधी की समझ उतनी ही है कि जितना उनको बताया जा रहा है कि आप इनको मिलो, वो उतने को मिलते हैं। बट ठीक है, वो भी एक हमें बताता है कि क्या राहुल गांधी इतने समझदार है कि वो अपने आजू बाजू जो लोग उसको फीड कर रहे हैं कि उसकी भी आगे जाके लोगों को सवाल करे या लोगों से मिले जुले, तो वो गैप तो दिखता है। हाँ, अभी वो गैप दिखता है और वो गैप बहुत मेजर है। तो आप राहुल गांधी को क्या बात, आप अगर मिलते तो आप क्या बोलते राहुल गांधी? देखिए, मैं अगर मिलता तो मैं उनको यही कहता कि आपको जो है एक बना बनाए घेरे से बाहर निकलकर आम लोगों से मिलना पड़ेगा। दूसरा ये भी बात है कि ये एक इवेंट ना होकर एक ये आंदोलन का कैसे रूप ले उसका देखना पड़ेगा। उनको ये भी बोलता है कि आपको ये देखना चाहिए कि गांधी जी ने डांडी यात्रा की है, आपका कंपैरिजन कर रहा है, गांधी जी ने किस तरह से डांडी यात्रा की है वो भी आपको समझना चाहिए। तो आपका और आम लोगों का बगैर किसी भी बांधा के एक इंटरेक्शन होना ज़रूरी है और उनको बराबरी पर देखना। और ये जो गैर बराबरी है वो उनकी बातें में ज़रूर रखता है कि इस तरह से आपके आंदोलन में या आपकी इस यात्रा में इस तरह से गैर बराबरी होती है तो ये फंडामेंटली गलत है। तो कल आपकी सत्ता आएगी तो आप कहोगे कि मुझे मालूम नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, लेकिन आसपास क्या हो रहा है वो मैंने कुछ देखा ही नहीं या मुझे सूचना मिली नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ।
ऐसे नहीं होता है, वो देखने का काम भी आपका है। तो आपको वो होना चाहिए। मुझे बेसिकली लगता है कि वो आदमी इस तरह से आया है, राहुल गांधी जिस जिस परिवार से आया है, जिस तरह से उसका पालन पोषण हुआ है, वो जिस तरह से, तो उसका ऑर्गेनिक कनेक्शन आम आदमी से है ही नहीं है। तो वो अपनी एक दुनिया में रहता है और एक अपनी दुनिया में उसको जो दिखाया जाता है, वो जितना वो सोचता है उतनी वो दुनिया को देखता है। तो इसलिए वो एक बड़ा गैप है। तो मुझे लगता है कि भारत में का नेता जो है वो भारत के आम लोगों की से हिल मिल और रचा बसा होना चाहिए और उसके समान होना चाहिए। ये और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो एक आइडियोलॉजिकली ठीक हो सकता है, लेकिन जो परिस्थिति इस देश की है, एक तरफ से आप देखें तो यही तो गुस्सा है लोगों को राहुल गांधी पे कि वो एक ही परिवार से आता है, जो जिसे नेपोटिज्म बोलते हैं, कि ये ना ही हम पॉलिटिक्स में देखते पर हम बिजनेस में देखते हैं कि जो फैमिलीज के पास ऑलरेडी बिजनेस है वही अपने रिश्तेदारों को और बेटों को बिजनेसमैन बनाते हैं। या आप बॉलीवुड में देखते हैं कि जो बड़े प्रोड्यूसर हैं या जो बड़े फिल्म स्टार हैं उन्हीं के बच्चे आके फिल्म स्टार बनते हैं। तो ये एक जो आप बोल रहे हैं इस चीज़ का लोगों को बहुत गुस्सा है, और शायद यही चीज़ लोगों ने नरेंद्र मोदी में देखी है कि वो एक ज़मीन से आए हुए इंसान है। तो लोगों को वो एक दिखता है जो राहुल गांधी में नहीं दिखता है, और यही शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कांग्रेस के का, कि वो एक ही लेवल के लोग वहीं पे कंट्रोल करते हैं और नए लोगों को आने की बहुत डिफ़िकल्ट बहुत तकलीफ होती है नए लोगों को अंदर आने की। मैं इसको दो तरह से मैं जवाब दूंगा। दो तरह के, एक आपने बताया कि लोग इसके बारे में गुस्सा है इसलिए वो दूसरी तरफ जाते हैं और वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप ये यात्रा में देखो, मतलब वो लोगों का सही है या गलत है वो अलग चीज़ है, लेकिन यात्रा में आप देखो कि जहाँ पर भी केरला में जिस तरह किसी से भी बात करें तो उनसे जब मैंने सवाल किया कि आप राहुल गांधी को क्यों समर्थन करते हो, उसने क्या किया है, तो वो सीधा आ जाएंगे कि वो राहुल गांधी का बेटा है, वो इंदिरा गांधी के परिवार का है, वो नेहरू के परिवार का है। तो कहीं ना कहीं देश की जो जनता की मानसिकता है उस अभी आप ये देखिए कि राहुल गांधी का को नेता करके क्यों माना जा रहा है या क्यों बनाया जा रहा है, इनके परिवार क्योंकि वो एक ही परिवार से एक गांधी परिवार से आता है और उसकी वजह से वो नेता बन रहा है। नहीं तो बहुत सारी कमियां हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी देश की अवस्था ऐसी है कि हमको ठोक पीट के जो नेता नहीं है उसको भी नेता बनाकर प्रेजेंट करके ये रिजीम का मुकाबला करना पड़ रहा है। नहीं तो देश में इतने लोग हैं जो इस देश बेहतरीन लोग, हाँ बेहतरीन लोग हैं जो इस देश को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देश के जनमानस को पूरी तरह से समझ सकते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनका विजन बहुत बड़ा है और वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो इंदिरा के परिवार में नहीं पैदा हुए हैं। तो ये जो है आज राहुल गांधी को क्यों नेता मानकर चलना पड़ रहा है, या फिर कल को उसकी पार्टी को भी सपोर्ट करना है और राहुल गांधी जो इसीलिए सपोर्ट करना है कि ये वैचारिक जो लड़ाई है आरएसएस की विचारधारा से, उसको काउंटर करता हुआ कुछ दिख रहा है तो उसको करना है। लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं है, उसमें आगे इतनी समझ आएगी क्या नहीं वो पता नहीं। अभी आप देखिए अगर वो समझ होती तो हट जाते थे। मुझे ऐसे लगता है कि राहुल गांधी सबसे अच्छी चीज़ यही कर सकते थे कि वो कांग्रेस से और पॉलिटिक्स से पूरी तरह से रिटायर हो जाए और एक जो आइडियोलॉजिकल अपोजिशन है उसको खड़ा होने की एक जगह दे जो एक बराबरी के स्तर से शुरू होता है। मेरा इसलिए विरोध नहीं होगा उसका कि वो किसी परिवार से आता है, लेकिन मेरा इसलिए ज़रूर विरोध होगा कि परिवार के इस पर आप रख कर आप पूरी राजनीति कर रहे हो। गांधी जी ने भारत को समझने की कोशिश की थी, तो भारत के वो गांव-गांव में गए थे, उनके साथ रहे थे, वहाँ पर उन्होंने आश्रम बना के रहा था, लोगों के साथ रहे थे और पूरे देश में क्या होता है उसको समझने की कोशिश किया था। उन्होंने यहाँ तक कि इस देश के लोगों के पास कपड़े भी नहीं हैं तो उन्होंने अपने कपड़ों का भी त्याग किया था। तो वो जेन्युइननेस दिखता था। अभी आप देखो
कि यात्रा में राहुल गांधी टी शर्ट की चर्चा हुई, उसकी दाढ़ी की चर्चा हुई। फिर उसने बोला कि गरीब आदमी जो है इसी तरह से रहता है, उसके पास कम कपड़े रहते हैं, ये होता है, बहुत सारी बातें की। वहाँ पर इंग्लैंड में पहुँच गया तो उसकी दाढ़ी चेंज हो गई, सूट बूट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो ये इवेंट ख़त्म हो गया, वो चालू हो गया, ऐसा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जेन्युइननेस दिखाई नहीं देती है उन्हीं में। और लोगों को देखो, एक तरफ नरेंद्र मोदी ये प्रोजेक्ट करने के लिए कोशिश करता है कि मैं 18 घंटे 365 दिन काम कर रहा है, और दूसरी तरफ यात्रा ख़त्म हुई, ये समाचार आता है कि ये गुलमर्ग में पिकनिक मनाने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है, लोग को लगता है कि हम मर रहे हैं, हमारा नेता जो है हमारे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। तो शकील, अभी कुछ आपने जो यात्रा इतने महीने की, तो कुछ बहुत सारे आपके दोस्त बने होंगे, पहचान हुई होगी बहुत यात्रियों से, तो कुछ यात्रियों की कहानियाँ जो आपके अच्छे दोस्त बन गए हैं या अच्छी पहचान हो गई, उनके बारे में बताएंगे? हाँ, ये यात्रियों का मतलब राहुल गांधी सब जगह नाम आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ जो लोग चले हैं उनका कहीं नाम नहीं है या कहीं उनकी पहचान नहीं है। लेकिन बगैर किसी नाम के, बगैर किसी पहचान के बहुत सारे लोग चले, और बहुत इस यात्रा में उन्होंने बहुत सा संघर्ष किया, बहुत पर्सनल सेक्रीफाइस किया, शायद वो कहीं दर्ज नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। एक सूरज था, जो सूरज जो कि हिमाचल प्रदेश का है, उसके यहाँ पर दोनों हाथ दोनों नहीं है, खाली 2 उंगलियां ऐसे लटकती रहती है। वो तेलंगाना से जुड़ा था, 21-22 साल का लड़का, लेकिन वो पूरा श्रीनगर तक चला। अब बहुत सारी कहानियाँ हैं सबके पीछे कि वो क्यों चले। यात्रा का मकसद एक है, लेकिन उन्होंने अलग अलग मकसद से भी लोग चले, तो इस यात्रा को लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो आप उसको देखेंगे कि एक छोटा सा बैग और कुछ भी नहीं है साथ में, ना पैसा ना कुछ नहीं है, पूरी यात्रा में वो चल रहा था। छोटा सा यूट्यूब पे भी काम करता है, तो कुछ यूट्यूब का भी फिल्म आ रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं हैं, रास्ते पर सोना है, गाड़ी के अंदर सोना है, फिर न उसके पास पैसे हैं, ना कोई सपोर्ट सिस्टम है। वो दिग्विजय सिंह ने उसको देख लिया चलते हुए, तो दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने उसको एक इंटरस्टेट का पास दे दिया। तो वो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसको बोला कि उसके कपड़े धोने का उन्होंने अरेंजमेंट करा दिया दूसरे यात्रियों के साथ। लेकिन पूरी यात्रा में वो हमारे साथ था, और वो एक युवा करके वो बहुत कुछ लर्न कर रहा था कि ये पूरा देश कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। और वो कुछ, उसका पढ़ाई पे मन नहीं लगता है, वो अलग कुछ करना चाह रहा था, कुछ देखना चाह रहा था। फिर उसके बीच में भी द्वंद्व था, मतलब जैसे यात्रा चल रही थी तो बीच में हिमाचल में सरकार आ गई, तो सरकार के सभी एमएलए यात्रा में आ रहे थे। तो वो मुझसे बोलने लगा कि अरे हमारे प्रांत के आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि सब एमएलए से मिल, और मिलेगा तो अच्छा रहेगा, एक संबंध बना। तो फिर बोला नहीं, उनको ये तो नहीं लगेगा ना कि मैं कोई स्वार्थ के लिए मिल रहा हूँ। फिर हिमाचल में भी यात्रा पहुँची, वहाँ मुख्यमंत्री भी था, तो मिल, तो एक द्वंद्व कि मैं उसके मन में था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, या फिर मैं हैंडीकैप के लिए काम करूं, मतलब एक हैंडीकैप का दूत बनकर पूरे हिमाचल प्रदेश में उनका प्रतिनिधि करके उनकी समस्याओं के बारे में काम कर सकूं और उनके बारे में रिप्रेजेंट कर सकूं। लेकिन फिर उसके मन में आ रहा था कि कहीं ये मेरा स्वार्थ तो नहीं माना जाएगा। तो वो द्वंद्व में था, वो किसी से उसने नहीं बात कर सका, ना कुछ कर सका। और अभी भी वो मतलब मेरे संपर्क में है, अभी वो हिमाचल में गया है, तो उस बहुत गरीब परिवार से लड़का था। तो कैसा द्वंद्व होता है। और एक बार उसका क्या हुआ कि वो चलते चलते वो गटर में गिर गया। ये महाराष्ट्र में हुआ, नांदेड़ के थोड़ा आगे।
तो फिर गटर में गिर गया। उसके साथ एक दोस्त था, उनको किसी भी तरह से हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया इधर नांदेड़ में। तो उनके दोस्तों तो जो लोगों ने उसको भर्ती कराया उन्होंने बोला कि हम आपको पूरी मदद करेंगे, आपका यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन वो उसको वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के ही लोग थे कोई, तो वहाँ छोड़कर चले गए। 3 दिन हुआ, कोई उसको देखने के लिए नहीं आया। फिर उसने 3 दिन के बाद मेरे को फ़ोन किया, बोला कि ये हॉस्पिटल वाले इतना बिल मांग रहे हैं और ये लोग बोले कि हम आके आपको पूरी मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मैं क्या करूं। मैं बोला 3 दिन क्यों फ़ोन नहीं किया। तो फिर उसके बाद वो मेरे को क्या बोलने लगा, मेरी तो ही मदद कर दो। मैं कीचड़ में, नाले के अंदर कीचड़ में गिरा था, मेरे पास एक कपड़ा भी नहीं है, कहीं से मेरे लिए कपड़े का अरेंजमेंट कर दो और ये बिल का कुछ सेटल कर दो। तो मैंने भारत जोड़ो के लोगों को बोला, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर नांदेड़ में मेरा दोस्त रहता था, मैंने उसको फ़ोन करके बोला तो उसने तुरंत कपड़े उसके लिए भेजा। फिर वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के लोगों को बुलाकर वो हॉस्पिटल से बात करके फिर उसका फ़ीस माफ़ करवाया। तो उसके साथ जो था राजस्थान का लड़का था, वो इतना निराश हुआ कि वो वापस चला गया, बोला कि भारत जोड़ो यात्रा मेरे को कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक जो है सूरज की कहानी है, और बहुत ही खुल के बोलता है, बहुत अच्छा से बोलता है, और बहुत ही आत्मसम्मान उसमें भरा हुआ है। कोई काम उसका दूसरे को करने नहीं देता है। तो ऐसे भी यात्री हैं। ऐसे लोगों को मिलके बहुत हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। लोग कैसे कैसे सिचुएशन से जूझते हुए बाहर निकलते हैं। हाँ। हमें हमारा यही देखना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं उतनी में। फिर उसके बाद एक पूरा जुनून था, मतलब है ना। अभी देख, एक आंध्र प्रदेश का एक साइकिल पे आया, वो साइकिल पे आंध्र प्रदेश से पूरा श्रीनगर तक गया। अब पूरी यात्रा में वो था, तो यात्रा में उसको कैंप के अंदर उसको किसी ने उसके साथ बदतमीज़ी किया, तो वो बोला मैं कैंप में नहीं जाएगा, यहाँ पर इन लोग हमको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देता है, हमारे साथ गलत करता है, मैं कैंप में किसी भी हालत में जाएगा नहीं, सोएगा नहीं। वो रास्ते पर ही सोता था, कहीं पे भी वो ढाबे के उधर साइकिल लगाता था, ढाबे वाले से बात करता था और ढाबे में सो गया या कहीं पे भी सो गया। लेकिन यात्रा में पूरा कांग्रेस का झंडा लगा के और भारत का झंडा लगा के पूरी यात्रा करता था। फिर उसके बाद उसको श्रीनगर के आगे जाने नहीं दिया, तो उसने वो ट्रक पकड़ के आया। फिर मैं लास्ट दिन उसको जब देखा था श्रीनगर में, तो वो एक गैस सिलेंडर का एक गाड़ी थी, टेम्पो थी, उसमें वो घुसकर बैठा हुआ था। फिर वो मेरे से मिला, बोला मैं इसमें आ गया हूँ, साइकिल किधर मैंने कोई बस के छत पे रख दी है। और वो तो इस तरह का मतलब जुनून जो है, वो जुनून है, पागलपन है, क्या बोलेंगे उसको आपको मालूम नहीं। लेकिन वो यात्रा में, और इतना आत्मसम्मान उसने, थोड़ा सा उसको बोल दिया उधर। मैंने उसको इतना रिक्वेस्ट किया, देख तू बस में आ गया था वो सोने के लिए, तो हम लोग ने बोला बस में जगह नहीं है, बस के लोगों ने बोला कि जगह नहीं है। वहाँ पर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता था कि कोई इंटर स्टेट यात्रियों के लिए जगह नहीं थी, तो 2 बस दी हुई थी, तो बस में सोते थे। तो बस में भी सोने के लिए झगड़े चलते थे, क्योंकि कितने लोग सोएंगे और दूसरों को जगह नहीं। तो वो बस में सोने आया था, हमने बोला, मतलब बस में जो इंचार्ज थे उन्होंने बोला बस में नहीं सुनाएंगे, तो कैंप में जाओ। वो बोला कैंप में मैं नहीं जाऊँगा, मैं रास्ते पर सोऊंगा। और कश्मीर के अंदर थे, हम लोग भी डर रहे थे कि कश्मीर में कैसे वो रहेगा रास्ते पर। तो लेकिन वो लास्ट तक वो कैंप में नहीं गया, क्योंकि वो बोला कि कैंप में हमको इंसान के वैसा ट्रीटमेंट ही नहीं दिया। तो वो एक कहानी थी। उसके अलावा भी 2-3 जो थे महाराष्ट्र के लोग थे जो साइकिल पे आ रहे थे, तो वो साइकिल वाले थे। एक आदमी जो मेरे ख्याल से तमिलनाडु का था, वो हमको हरियाणा में मिला। उसने पिछले 10 साल तक उसने किसी से बात नहीं की थी, मौन सत्याग्रह उसने करके रखा था। तो उसका मौन सत्याग्रह था आरएसएस के खिलाफ। उसका मौन सत्याग्रह था कि पानी खरीदते बेचते हैं वो उसके खिलाफ था, जो पानी खरीदता है उसके खिलाफ था, और जो पानी बेचता है उसके भी खिलाफ था। तो वो उसके लिए वो संघर्ष कर रहा था, नोटबंदी के खिलाफ वो संघर्ष कर रहा था। तो सब शरीर पर वो सब बैनर लगा के घूमता था,
और वो बिल्कुल बात नहीं करता। किसी से बात नहीं करता था। तो क्या लिख के बात करना या ये करना, तो वैसा भी वो पूरी यात्रा में था, वैसा भी आदमी था। महाराष्ट्र का था, तुकाराम करके। वो जो है उसकी खेती वगैरह थी, लेकिन वो जुए में उसे कुछ पैसा हार गया था और वो उसमें पूरी निराशा छा गई थी और वो पूरी तरह से निराश हो गया था। तो उसको पता चला कि भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, तो वो महाराष्ट्र से भारत जोड़ो यात्रा में चला गया। और लास्ट तक जब वो श्रीनगर तक पहुंचा, तो वो एक तरह से लीडर होकर इमर्ज हुआ। मतलब उसका कॉन्फिडेंस और उसकी चीज़ें, और वो एक बस का पूरा चीज़ें हैंडल करता था। तो वो बोला कि इसने मेरे को नया जीवन दिया, ये इस भारत जोड़ो यात्रा ने, कि मैं यहाँ आकर मैं इतना सब मुझे एक्सपोजर मिला। तो ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब जब रास्ते पर रहते हैं, रोड पे रहते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, नहाने के लिए कुछ नहीं, कहीं बावड़ी मिल गई वहाँ पे नहा लिया, सुबह -डिग्री तक ठंड, कपड़े धोने के लिए कुछ नहीं, इतनी ऐसी हालत में फिर भी लोग वहाँ डटे हुए हैं। क्या उनको किस चीज़ के लिए डटे हुए हैं, क्या मिलने वाला है, पता नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि इतने डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं का भी कांग्रेस में बिल्कुल सम्मान नहीं। अभी कांग्रेस की यात्रा के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तो उनको कोई सम्मान नहीं दिया, उनको इंटर स्टेट यात्री का भी दर्जा नहीं दिया गया कि चलो भाई आपको हम ये रिकग्नाइज करें कि आप भारत यात्री नहीं है, आप इंटर स्टेट यात्री है, आप ये 3 राज्यों में चले या 2 राज्यों में चले, वैसा कुछ नहीं। उन्होंने सब बोल कर उन्होंने ये भी लिखा मैसेज में कि भाई कल यात्रा, ये इतनी ऐतिहासिक यात्रा हुई, हम ये इस यात्रा के हिस्से थे, इतिहास में ये दर्ज तो होना चाहिए, हमारा छोटा कंट्रीब्यूशन हो या जो भी हो, हम हर हालत में यहाँ थे। तो उन्होंने कोई उनको रिकग्नाइज नहीं किया। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र के जो भारत यात्री थे, उनको सत्कार करने के लिए तिलक भवन में मुंबई में बुलाया गया था। कई इंटरस्टेट यात्री भी गए कि हम तो लास्ट तक गए थे, हमको भी मान्यता दो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मान्यता नहीं दी। तो कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत बिल्कुल नहीं की गई। तो ये भी एक है, बहुत सारे, मतलब 1-2 ने आवाज़ उठाया था तो उनको धमकी दे दी गई कि तुमको यात्रा से निकाल दिया जाएगा, बस से निकाल दिया जाएगा। फिर उन्होंने सेटलमेंट कर लिया। ऐसे यात्री मिलेंगे जो अपने स्वार्थ के लिए आए थे। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों का अपना स्वार्थ था। जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता था कि हम इतने सालों से वहाँ पर ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमको मान्यता नहीं मिली है, यहाँ पर हमको सीनियर लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, यहाँ पर हमको अपने आप को दिखाने का मौका मिलेगा, तो हम राजनीतिक रूप से ऊपर जा सकते हैं, हमको कोई पद मिलेगा, हमको कोई जवाबदारी मिलेगी। ऐसी आशाएं लेकर आए थे ना कार्यकर्ता, कि कम से कम हम अपने सीनियर लीडर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सके, अपनी बात बना सके, हम जब जाएंगे तो हमारा भी कुछ मान्यता हमारे क्षेत्र में होगा। राहुल के साथ अगर फ़ोटो होगी तो लोग उसकी वजह से भी हमको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम आगे अपना राजनीतिक कैरियर बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, तो इसको कोई गलत इससे आए थे ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से समर्पित भाव से वहाँ पर चल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, एक कलकत्ता से लड़की आई थी, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थी, और हम लोग को इतनी डिफ़िकल्टी थी महिलाओं को उस यात्रा में चलना बहुत बड़ा था। न टॉयलेट, न कुछ, न नहाने का चीज़, न रहने की जगह, न खाने का पता। तो महिलाएं भी थी जो भारत यात्री नहीं थी, लेकिन थी, काफ़ी महिलाएं थी। उनके बारे में कुछ आपको बताना है कि कैसा? नहीं, वो बहुत सारी, मतलब एक तारा करके थी, वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई थी। वो बस इंटरस्टेट यात्री के बस में ही रहती थी, किसी तरह से एडजस्ट करती थी। तो इतने पुरुषों के साथ न नहाने का, तो वो लोग अपनी तरह से सोचते थे। हम लोग ओपन में खेत ढूंढते थे, तो वो किसी के घर ढूंढते थे कि घर में हमको नहाने मिल जाए। तो टॉयलेट का, हम लोग तो रास्ते में टॉयलेट, मतलब यात्रा में कितनी लंबे 10-10 किलोमीटर तक पूरा खेत और जंगल। तो हम लोग तो कैसे भी एडजस्ट करते थे। मतलब मैं तो हमेशा बॉटल अपने बैग में लेकर चलता था
कि कभी टॉयलेट आई तो मैं कहीं से पानी का अरेंजमेंट करके कहीं पे भी कर सकूं, तो उनकी क्या हालत होती होती है वो इमेजिन करना मुश्किल है। लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयाँ बहुत बहुत बहुत। राहुल राहुल को पता नहीं है, राहुल तो ये पॉइंट से निकला, ये पॉइंट पे उसको गाड़ी ला के छोड़ दिया, उसने चला, फिर पॉइंट ख़त्म हुई, गाड़ी लेके गई। हमको है कि हमको ये पॉइंट ख़त्म होने के बाद हमारा कैंप या हमारे रहने की व्यवस्था किधर है, 5 किलोमीटर पे है या 6 किलोमीटर पे है, बस मिलती है या नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो अभी 25 किलोमीटर चला और 5 किलोमीटर चलो, सुबह के पॉइंट पे पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलो। हमने पूरी यात्रा केरला से शुरू की और सब हमने देखा कि क्या क्या लोग आए, यात्री आए, राहुल गांधी का क्या रवैया था। अभी हम अंत की तरफ जाते कश्मीर में, तो कश्मीर में आपने क्या देखा और आपको उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कश्मीर को दो भाग में हम देख सकते हैं, एक तो जो जम्मू रीजन है और जो दूसरा है कश्मीर। जम्मू में आपको कोई अलग चीज़ दिखाई नहीं देगी, जैसे आपको लगेगा कि पंजाब का ही पंजाब भाग हो गया, तभी हाँ, मुझे लगा कि भाग है, उसी तरह की मिक्स बोली है पंजाबी और थोड़ा सा उसमें अलग पुट होगा। लेकिन वहाँ पर, लेकिन जो मैंने देखा वहाँ के लोगों से बात किया तो वो यात्रा को पॉजिटिव ही लेते हैं, वो यात्रा को नेगेटिव तरीके से नहीं लिया, उन्होंने पॉजिटिव तरीके से ही लिया। जो कश्मीर में जैसे ही एंट्री हुई, डोंगरा का नृत्य हुआ, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी आए थे और अच्छी तरह से राहुल गांधी का स्वागत हुआ कश्मीर में। और तो ये चीज़ें, और उस मीटिंग में बहुत सारे लोग भी थे, कश्मीर के लोग थे और बहुत सारे लोग थे और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, पब्लिक मीटिंग हुई। और फिर उसके बाद जब यात्रा जम्मू पहुंची तो यात्रा के सभी यात्रियों को, खाली भारत यात्रियों को छोड़कर सभी यात्रियों को बोला गया कि आपको हम इसके आगे नहीं लेके जा सकते। उन्होंने उनको वहीं पर बोला कि आप जम्मू में ही रुक जाइए और या फिर आप वापस चले जाइए या फिर आप कहीं पे भी जाइए, आपको अगर आना है तो लास्ट में श्रीनगर में आना, हम जम्मू के आगे आपको नहीं लेके जाएंगे। तो ये उन्होंने स्टैंड लिया। इसकी वजह से बहुत निराशा भी हुई, कई यात्रियों को मतलब बस से निकाला भी गया और बहुत था, और कई लोगों ने जिससे किसी भी तरह से आए वो शामिल रहे। तो ये एक फेज़ हुआ। मुझे जो है जम्मू तक मैं था, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट श्रीनगर गया और श्रीनगर में मैं जाकर रहा। तो श्रीनगर में जो मैंने देखा वो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 25 जनवरी को श्रीनगर में पहुँचा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था। तो 25 की शाम को सारे रास्ते, सारे दुकानें सब बंद कर दिए गए और सब दुकानदारों को, मतलब वहाँ तो मैंने देखा कि रिवाज है कि सब जगह पर देखोगे आप तो कटीले तार आपको नज़र आएंगे। ब्रिज है तो ब्रिज के बाजू में आपको कटीले तार का गुच्छा दिखाई देगा। कोई बैंक है तो वहाँ पर कटीले तार होंगे, कोई इमारत है सरकारी तो कटीले तार। तो वो एक पैटर्न है वहाँ पर पूरे श्रीनगर में और पूरे कश्मीर में शायद। फिर उसके बाद आपको पूरे रास्तों पर जो है CRPF दिखाई देगी और वो भी सब बड़े बड़े गन लेकर और बख्तरबंद गाड़ियाँ और ये सब, ऐसा नज़ारा पूरा दिखाई देता है। फिर वहाँ पर 25 तारीख को मैं गया तो शाम के समय, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बाज़ार भी, लेकिन छोटी छोटी गलियों में भी छोटी दुकानदार हैं जो रोज़ का वहाँ के निवासी जो खाने पीने का सामान भी है, ऐसी भी दुकानें बंद कर दी। तो जब मैं पूछने लगा तो वो बोले कि ये तो नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल है। तो सीधा पूरा ब्रिज बंद कर देने का, तो सीधा कटीले तार वहाँ पर लगा देने का और पूरा सिक्योरिटी। तो ये एक पूरा नज़ारा वहाँ पर देखने को मिला। और फिर एक तो ये है कि 25 को रात को ही दुकानें बंद करवा दी गई, लेकिन 25 की रात को उनको बोल दिया गया कि 26 को आपको दुकानें खोलनी है। 26 का कार्यक्रम की वजह से 25 को दुकानें बंद कराई, लेकिन 26 को खोलनी है। और फिर उसके बाद 26 को जो नज़ारा मैंने देखा कि लाल चौक पे मैं था, तो लाल चौक पर जो है सब जगह से सील बंदी कर दी गई थी, पूरा रास्ते बंद कर दिए गए थे और
वहाँ पर बीजेपी की रैली थोड़ा 1 किलोमीटर चलकर आई और उसने लाल चौक पे झंडा फहराया, तो सारी दुकानें बंद, लेकिन कुछ बीच बीच में कुछ दुकानों को खुलाया गया। और फिर वहाँ पे पत्रकार बहुत सारे थे, तो पत्रकार, एक मैंने देखा कि पत्रकार मतलब एंकरिंग कर रहा है, वो बोल रहा है, पीछे 2 दुकानें खुली हुई थी, तो ऐसे कि देखिए सालों के बाद जो है 26 जनवरी के दिन दुकानें खुली हुई हैं और एकदम नॉर्मल वातावरण है, लोग उत्साह से झंडा वंदन कर रहे हैं, जबकि पूरा सील कर दिया गया था और कोई बाहर का आदमी, मतलब उस शहर का ही आदमी वहाँ पर नहीं आ सकता था। प्रोपेगेंडा। हाँ, और उस तरह से बताया जा रहा था कि किस तरह से ये सक्सेसफुल हुआ। जो भी आए थे तो आधे दुकानदार कुछ खोला, कुछ उन्होंने बंद कर दिया, और वो दिन भी 25 को भी बंद रहा, 26 को भी बंद रहा पूरा। फिर मैंने जो देखा कि मैं बुक स्टॉल पे गया, मतलब मैंने पहले दिन बुक स्टॉल पे गया और मैंने बोला कि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए। तो न्यूज़पेपर चाहिए तो बहुत सारे इंग्लिश पेपर थे, उर्दू थे, तो मैंने बोला कि कौन सा न्यूज़पेपर है जो इंडिपेंडेंट है, जो सही सही खबर देता है, आप वो मुझे दे दीजिए, मुझे मालूम नहीं कौन सा पेपर अच्छा है। तो वो पेपर वाला बोलता है यहाँ पर कोई पेपर इंडिपेंडेंट नहीं है, सारे के सारे बिके हुए हैं या डरे हुए हैं, आप कोई भी लेके जाइए, सब रद्दी है। और यहाँ के लोगों ने अभी पेपर खरीदना भी बंद कर दिया है। पहले हम लोग कितने पेपर बेचते थे, अभी तो कोई पेपर खरीदता भी नहीं है, ऐसा उसने जवाब दिया। फिर यही जवाब मैं दूसरे दिन दूसरे पेपर वाले के पास गया, उसने भी वही जवाब दिया। तीसरे दिन तीसरे पेपर वाले के पास गया, उसने भी वही जवाब दिया। मैंने पूछा कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है कि नहीं, बोलते हैं कि पहले थे वो भी बंद हो गए हैं। मैंने वहाँ पर एक पेपर स्टॉल वाले के पास बोला कि आप कोई यहाँ पर बात करेगा कि यहाँ के हालात के बारे में। तो वो बोला कि वहाँ एक एडवोकेट रहता है, वो ह्यूमन राइट पे काम करता है, आप उससे जाके मिलो। मैं उसके पास गया, पहले तो मैंने ये पूछा कि यहाँ के हालात क्या है, तो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं यहाँ के हालात क्या है, क्योंकि यहाँ के पेपर तो कुछ बताते ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हालत है। फिर मैंने बोला कि ऐसे ख़राब हालत है तो आप कुछ कोर्ट में अर्जी करते हो कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो उसने बोला कि यहाँ पे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं केस करूँगा तो दूसरे दिन मेरे को कोई भी केस में डाल के उठा के लेके जाएंगे, तो कौन जाएगा। और मतलब वो डर का और निराशा का माहौल है पूरा। हाँ, वो आप समझ सकते हैं, ह्यूमन राइट एडवोकेट। और मुझे पता चला बाद में कि उसके भाई को भी अभी भी वो जेल में है। तो इस तरह का। फिर मुझे एक यात्रा के समय ही चलते वक्त यात्रा में मैं थोड़ा पीछे रह गया था, तो एक श्रीनगर में ही एक लेडी मिली, मतलब वो रास्ते पे ही खड़ी थी। मैंने सीधा जाके उससे बात किया, मैंने बोला कि आपसे बात करनी है, हमारा यूट्यूब चैनल है। तो बोलती है मैं तो बात नहीं कर सकती हूँ तुमसे। तो मैं बोला मैं मोबाइल रख देता हूँ, आप बात तो कीजिए। तो वो बोलने लगी कि उसका जो ड्रेस था पूरा हरा, और उसका जो साफ़ा बांधी हुई थी वो सॉफ्रिन था, उसकी शलवार सॉफ्रिन थी। तो ऐसे था। हाँ हाँ, नहीं मतलब हरा और सॉफ्रिन का संगम था उसका जो ड्रेस था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप बताइए यहाँ की हालत क्या है। तो उससे बोली कि मैं देखो, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ यहाँ, और यहाँ के हालत के बारे में ऐसा है कि यहाँ पर आवाज़ उठा ही नहीं सकते हो। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है और ये दूसरे राज्यों को दे देते हैं। यहाँ पर बिजली कटौती होती है और महंगी देते हैं। हमने बिजली के लिए मोर्चा निकाला तो इन लोग ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये आतंकवादियों के समर्थक है, सबको अंदर डाल दिया। यहाँ पर उनका कहना है ना हमारी असेंबली है, असेंबली में हमारी आवाज़ उठा सके, ना हमारा कोई एमएलए है जिसके सामने हम आवाज़ उठा सके, ना कोई न्यूज़पेपर या मीडिया है जिसके सामने हम आवाज़ उठा सके, हमारा कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। हम कहाँ बोले कि हमारे जो रोज़ के जो समस्याएं आ रही है उसको भी अगर हम उठाते हैं तो हमको कोई अलग कार्रवाई में डाल देते हैं। वो बोले कि यहाँ पर तो बात भी नहीं कर सकते, कहीं कोई अगर आतंकवादी हमारे घर पे आके छुप जाता है और हमको डराता धमकाता है और हमको ज़बरदस्ती रखना पड़ता है, तो फिर पुलिस आकर हमारा घर बुलडोज कर देती है और हमको जेल में डाल देती है। तो इस तरह के। और जब मैं वहाँ था तो पूरा वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही थी। और लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टी से वो नाराज़ हैं, और वो बोल रहे हैं कि
भारत ने हमारे साथ धोखा किया है कि जो हमारे, और उनका ये भी आक्रोश था कि हम कश्मीरी भारत में कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। वो एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि वो दिल्ली में कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और देश के हिस्सों में, तो आप हमको देशवासी नहीं मानते हो, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हो। तो ऐसे उनके जब भी, और मैंने बहुत पचासों लोगों से मिला, सबके दर्द बहुत है। किसी ने तो बोल दिया कि अच्छा हुआ बीजेपी आ गई, अभी बीजेपी जितना अत्याचार करेगी हमारी लड़ाई उतनी आगे बढ़ेगी, जो गुस्सा हमारे अंदर है वो बाहर निकलेगा। तो ऐसा पूरा माहौल देखा। तो अभी ये तो कश्मीर में देखिए यात्रा, कश्मीर में जो मैंने देखी है वो श्रीनगर में जो यात्रा निकली है वो देखी है। तो मैं उतना ही बताऊंगा कि श्रीनगर में ये यात्रा जहाँ से शुरू की गई, मेरे ख्याल से 29 को ये यात्रा जहाँ से शुरू की गई वो पूरा मिलिट्री एरिया था। मिलिट्री, उसके रोड के दाहिनी तरफ भी बाएं तरफ सब मिलिट्री कैंप थे। उसके बीच में से उस यात्रा को परमिशन दिया गया। तो लोगों से कहीं पे भी इंटरेक्शन था ही नहीं। 5 किलोमीटर का वो रास्ता दिया गया। 5 किलोमीटर में कहीं पे भी लोगों से कोई, और लोगों को बोल दिया गया था कि आप घर से बाहर मत निकलो, और किसी भी तरह का इंटरेक्शन यात्रा के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चल रहे थे, दोनों तरफ मिलिट्री कैंप, और फिर दोनों तरफ जो है पीएफ के जवान और कश्मीर पुलिस के जवान। तो ऐसा पूरा एक दायरे में, पूरे मिलिट्री और ये जवानों के दायरे में वो यात्रा को 5 किलोमीटर चलाया गया। और उसके बाद जहाँ से लोगों का एरिया चालू हुआ, वहाँ पर उसको गाड़ी में, राहुल गांधी को गाड़ी में बिठाया और लाल चौक पे लेके गए। और लाल चौक पे वो पूरे दुकानें बंद, पूरे बंद के माहौल में, और कश्मीरियों को तो जाने ही नहीं दे रहे थे। और मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा लाल चौक तक जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने रास्ता डाइवर्ट कर दिया, मिसगाइड कर रहे थे, और किसी भी तरह से वहाँ पर कम से कम लोग पहुँचे। और ख़ास करके बाहर के आए हुए लोग जा सकते हैं लेकिन कश्मीरी नहीं पहुँचे। इस तरह से करके उस हालत में वहाँ पर झंडा वंदन हुआ, और झंडा वंदन करके वहाँ थोड़ा मीडिया वगैरह आई और वो यात्रा ख़त्म हो गई। तो एक्चुअल श्रीनगर में यात्रा कम से कम 25 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, आम लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी, आम लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। एक तरफ राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि उनकी कश्मीर में सफल यात्रा हुई, मोदी ये बता रहने की कोशिश की है उन्होंने कि देखो कितना अमन शांति और नॉर्मल सी आ गई कि आप यहाँ पर यात्रा कर सकते हो, नहीं तो कल तक तो वो भी नहीं होता था। तो दोनों अपना कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरेक्शन और जो चीज़ होनी चाहिए थी वो बिल्कुल हुई नहीं है। यात्रा का जो मकसद था कि लोगों तक बीच में जाने का, वो पूरा हुआ नहीं श्रीनगर में। तो इस तरह से फिर उन्होंने वो स्टेडियम में, उस दिन पूरा मौसम ख़राब था तो उन्होंने भाषण दिया, वो सब हुआ। तो ये ओवरऑल कश्मीर का मुझे जो दिखा, मैंने जितना देखा वो मैं बता सकता हूँ। तो और कश्मीरी लोग बोल रहे थे कि हमको मिलने ही नहीं दिया, उनसे संवाद ही नहीं स्थापित हुआ। तो और जो राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की बात की है, लेकिन जो कश्मीरियों के, आम कश्मीरियों के मनों में जो चल रहा है वो चीज़ कहीं खुल के बाहर नहीं आई कि वो किस तरह से जीवन बिता रहे हैं और किस तरह से उनके लोकतांत्रिक, राजनीतिक और सब ये अधिकार जो है छीन लिए गए हैं और उनको उनके राज्य में बंदी के वैसा बना के रखा गया है। ये तो अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है अपने देश का, कि हम शान से बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी है और हम लोकतंत्र चलाते हैं, लेकिन जो कश्मीर में आपने देखा वो पूरा ही अलग है कि एक मिलिट्री स्टेट जैसा एक यहाँ पे है, कि पूरा जो टोटलिटेरियन स्टेट है, जो हम सोचते हैं कि चाइना में और नॉर्थ कोरिया में जैसे लगता है, वैसा आपने देखा उधर। वो वहाँ के लोग बोल रहे थे देखो हम किसी भी हालत में पाकिस्तान में तो के साथ तो जाना ही नहीं चाहते हैं, हम भारत के साथ रहने का सोच रहे हैं, लेकिन भारत के लोग ही हमको अपनाने, भारत की सरकार ही हमको अपनाने के लिए राज़ी नहीं है, वो हमको साथ में लेके चलने के लिए राज़ी नहीं है, और उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं तो हम क्या करें।
ये सवाल उनके मन से आ रहा था। तो ये तो भारत के इतिहास जो और है उनसे उसका सबसे उसका जब भी मतलब मैं उनसे पर्सनली जब थोड़ा भी कॉन्फिडेंस में आके मैं बात करता था तो वो दिल खोल कर भड़ास निकालते थे। एक वहाँ पर जो प्रेस वाला था, प्रेस करता था मेरे कपड़ा, मैं प्रेस करने के लिए गया, एक ही शर्ट लेके गया उसके पास, तो उसने बोला 20 रुपया। मैंने बोला ज़्यादा है। वो भड़क गया मेरे ऊपर, बोलता है कि ये शर्ट प्रेस करने के लिए कितनी बिजली लगती है आपको मालूम है? आपको मालूम है कि कश्मीर में कितना पानी है? पूरे देश में सबसे ज़्यादा पानी है। हमारा पानी, हमारी बिजली दूसरों को दिया जाता है, हमको सबसे महंगा दिया जाता है। तो क्यों हमारा बिजली और हमारा पानी दूसरों को दिया जा रहा है? हमारे राज्य के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा उनको लगता है कि उनको ये जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, वो उनके साथ भेदभाव कर रही है। वो भारत के लोग उनको अपना नहीं मानते हैं और उनको आइसोलेटेड करके रखा गया है और उनकी ज़मीन पे ही इनकी नज़र है। वो लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत ही सैड सिचुएशन है जो आपने देखा कश्मीर में, और जो हम जानते भी हैं, जो लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी शायद देश के लोग इसे मानते नहीं है या अपने ही कुछ अलग विचार लेके घूम रहे हैं सब लोग। और वो बोल रहे थे कि अभी ये सिचुएशन ऐसा बनाते हैं कि कश्मीर के लोग इतने ख़राब हैं, हम तो टूरिस्ट को अपना भगवान मानते हैं, वही हमारे रोज़ी रोटी देने वाले हैं। हमने आज तक, हमारे रिकॉर्ड है कि कोई टूरिस्ट को हमने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी है। आप आइए और आप बोलिए भारत के लोगों को कि कश्मीर में आपका स्वागत है, आप आइए यहाँ पर। चलो, आप तो वीडियो देख के लोग जाएंगे कश्मीर और यही एंजॉय करेंगे, जो शायद आपने देखा है यात्रा में कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। तो शकील, आपने हमें पूरी कहानी सुनाई यात्रा की, जब से आपने यात्रा के बारे में सुना और आप जुड़े यात्रा में। कन्याकुमारी से यात्रा जो चली, केरला में चली, पंजाब गई, राजस्थान गई, तेलंगाना गई, कश्मीर गई, आपने पूरे देश की एक झांकी देखी। तो ये यात्रा में आपने भी भारत देखा एक अलग तरीके से। तो आपको इसके बारे में, आपने भारत के बारे में क्या नया सीखा कि जो लोग कैसे हैं, लोगों की कामनाएं क्या है, लोग चाहते क्या है, और देश किस तरफ जा रहा है? देखो, ये यात्रा का लोगों ने वेलकम किया है। जो पूरी जो यात्रा चली उस पे लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया है और अलग अलग तरीके से इसको लिया है और पॉजिटिव वे से लिया है। लोगों ने ये कहा कि एक यात्रा जो निकली है वो पैदल चलते हुए, इतने मेहनत करते हुए हमारे बीच से गुजर रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसका स्वागत करना चाहिए। लोगों ने ये भी कहा है कि अगर कोई नफ़रत के ख़िलाफ़ लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए अगर यात्रा कर रहा है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए। एक यूपी में एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति मुझे मिला था और उसको मैंने बोला कि आप, उसने बताया था कि 2-3 किलोमीटर चल के आया है वो। तो मैंने बोला, इतना चलकर, आप पैदल चलकर इस यात्रा में आखिर क्या है जो आप यहाँ पर आए हो? तो बोला कि देखो, इस समय जो देश की हालत है, तो जो मोदी है वो नफ़रत के आधार पर हम पे राज करना चाहता है। हम कभी भी ऐसी सत्ता को मंजूरी नहीं देंगे जो नफ़रत के आधार पर हम पर, हमारे दिलों पर या हम पर राज करे। वो हम ऐसे को अपने ऊपर राज करने देंगे जो प्यार और मोहब्बत की बात करता हो। तो राहुल गांधी मोहब्बत का संदेश लेकर आए हैं, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। और मोदी नफ़रत के आधार पर हम पर सत्ता करना चाहता है, तो हम उसका वेलकम नहीं कर सकते। तो इस तरह के भी थे। एक महिला ने मुझे कहा कि ये यात्रा जो है, गुरु नानक चले थे और गुरु नानक ने इतनी लंबी यात्रा की थी और उसके बाद पैदल चलते हुए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तो हम तो स्वागत करेंगे ही। फिर कई लोगों के जो आशाएं थी, मतलब बहुत सारे, जैसे कि सब लोग जो युवा हो, बेरोज़गार हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, दलित हो, मुस्लिम हो, फिर उसके बाद मच्छीमार हो, या फिर देश की जितने भी समस्या है, मजदूर है, सभी न कहीं इस यात्रा से जुड़कर इस यात्रा में शामिल होना
और इस यात्रा को अपनी बात बताने के लिए आतुर थे। तो ये पूरा देश जो है वो अपने आप को बताने के लिए उस यात्रा में शामिल होने। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इतनी डिसिप्लिन, इतनी ऑर्गेनाइज, इतनी लंबी यात्रा मुझे नहीं लगता है कि विश्व में कहीं कभी हुई होगी। पूरी यात्रा इतनी करीब 4000 किलोमीटर यात्रा जो सुबह 6 बजे निकलती थी, उस वक़्त राहुल गांधी और सब अपनी जगह पर समय पर पहुंच जाते थे। पूरी यात्रा, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे बिरान हो, ये यात्रा चलती ही चलती थी। जो यात्रा का रूट तय कर लिया वो चलेगा ही चलेगा। रोज़ 25 किलोमीटर चलना, और पूरी यात्रा में जो है नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो का गूंज होना। यात्रा के दोनों तरफ जो है लोग, लड़कियाँ, लड़के, आम लोग, मज़दूर, सब, कोई फैक्ट्री के पास से यात्रा जा रही है तो फैक्ट्री के सारे मज़दूर आकर रोड पे खड़े हो जाते थे राहुल को देखने के लिए। कोई कॉलेज के बाहर से यात्रा जा रही है, कॉलेज के सब लड़कियाँ बाहर आकर खड़े हो जाते थे राहुल का स्वागत करने के लिए, यात्रा का स्वागत करने के लिए। तो और मैंने ये बात देखी है इस यात्रा में कि जो मीडिया ये दिखाता है कि लोग हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, दोनों समाज में नफ़रत है और ये देश बटा हुआ है, वैसा नहीं है। लोग न हिंदू जो है मुसलमान के साथ नफ़रत करता है, न मुसलमान हिंदू के साथ नफ़रत करता है। वो दोनों मिलकर, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए वो चलना चाहते हैं। ये राजनेता सिर्फ उनको यही में लगे हुए हैं कि कैसे उनको डिवाइड किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए। तो जो उनके बीच में डिफरेंस नहीं है उसको भी उभार कर, उसको भी आगे लाकर ये उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये यात्रा आप देखिए कि कितनी डिसिप्लिन और कितना लोगों ने इस यात्रा में, मुझे लगता है कि लाखों से ज़्यादा, करोड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। हर एक तरह से यात्रा जब निकली तो कैसे खान पान बदला, कैसे भाषा बदली, कैसे लोगों के पहनावे बदले, कैसे रंग रूप बदला, कैसे उनके कल्चर बदला, कैसे उनका जो है डांस चेंज होता था, उनके कलाएं चेंज होती थी, उनके कश्मीर में एक अलग तरह का, और बहुत सारी सिमिलरिटी भी हो जाती थी। मैं हैरान इस बात का हो गया कि कश्मीर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग चावल ही खाते हैं। ये तेलंगाना के दोस्त थे, उनके साथ मैं कश्मीर में था, तो उन लोग ने बोला यहाँ तो मैं हमारे जैसा खाना मिलता है। वो बहुत खुश हो गए। हम लोग बोले रोटी नहीं मिलती है, लेकिन वो खुश हो गए कि अरे हमारे वैसे ही खाना था। तो ये देखिए आपकी कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो इस तरह का पूरा ये देश मुझे भी देखने को मिला, देश को समझने को मिला, और देश को गहराई से बहुत सारा यात्रा के आजू बाजू देखिए आप। मैंने एक और चीज़ नोट की कि यात्रा में जितने भी खेत लगे थे, ज़्यादातर खेतों में महिलाएं ही काम कर रही थी। कॉटन को कलेक्ट करने वाली महिलाएं दिख रही थी, और जितने भी गोबर से पूरा हरियाणा में, ज़्यादातर पंजाब हरियाणा में पूरे रास्ते पर गोबर की उपलियाँ बनाने में महिलाएं लगी हुई थी। तो जितना भी खेती का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये एहसास किया बंजारा महिलाएं थी। और तो कि महिलाएं कितना काम करती हैं खेतों में, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उसको नकारा जाता है। फिर ये देश में जो है आप देखेंगे कि पंजाब का आदमी अपने खेतों में काम नहीं करता है। वहाँ पंजाब में बिहार का आदमी मैंने देखा कि वो काम करता है। वहाँ पर पंजाब के अंदर झोपड़पट्टी देखी जिसमें सब यूपी बिहार के लोग रहते हैं और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। वहाँ के लोगों का बोलते हैं तो वो तो पंजाब के लोग जो है वो तो फॉरेन में रहते हैं। तो आपको तो ऐसा पूरा देश जो है उसको बार बार देखना और समझना जरूरी है। तो ये जो ऊपर बैठकर राजनेता जो कर रहे हैं राजनीति, वो नहीं होगी। भारत को और समझना और समझने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी ने एक फेज़ में देखा होगा, उसको और गहराई में जाकर उनको और देखना होगा भारत को, और हम सबको भी देखना होगा, तभी हम भारत को समझ पाएंगे। तो आपको देश के बारे में उत्साह है कि निराशा है? उत्साह है एकदम। देश बहुत पॉजिटिव है।
ये मीडिया ने, ये नेताओं ने, ये सब चीज़ों ने उसको ऐसा रूप दिखाते हैं कि पूरा देश नेगेटिव है, लेकिन देश में सब संघर्ष कर रहे हैं, सब सब काम पे लगे हैं, सब इस देश को बनाने में लगे हुए हैं, उस देश को उभारने में लगे हुए हैं। और उनको वो हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि आप देखिए हरियाणा में कितना बड़ा स्वागत हुआ राहुल गांधी का। ब्राह्मण समाज अपना पूरा एक स्टॉल वो मंच लगाकर राहुल का स्वागत कर रहा है, दलित समाज स्वागत कर रहा है, बनिया समाज स्वागत कर रहा है, समाज स्वागत कर रहे हैं। फिर राजस्थान में कितना बड़ा स्वागत हुआ, हरियाणा में स्वागत है कि ये हमारी जो सरकार है वो हमको नौकरी नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, बीजेपी से हमको कोई मतलब नहीं है, हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। दूसरी जगह दूसरे विषय पर, लेकिन सब जो पूरा देश जो है काम कर रहा है, पूरा देश इस देश को बनाना चाहता है और वो पॉजिटिव जाना चाहता है। ये पूरे जिस तरह से ये देश चल रहा है उसको अच्छी तरह से समझकर उस देश को अगर आगे बढ़ाने वाला लीडर होगा और कोई सोचेगा तो ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अगर आप अभी तक ये बातचीत को सुन रहे तो धन्यवाद। आपने पूरी बातचीत सुनी और आपको मैं समझ रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ आपने जाना कि देश में क्या चल रहा है शकील जी की नज़रों से। अगर आप ऐसे ही इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जनता का आईना को सपोर्ट कीजिए, हमारे डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में, और आपके दोस्तों को भी बताते रहिए। और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनता का आईना एक आम जनता का चैनल है। आपके पास भी कुछ अगर न्यूज़ आइटम्स है, वीडियोस है जो आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पहुंचाना चाहते हैं तो आप भी जनता का आईना में कंट्रीब्यूट कीजिए। धन्यवाद।